हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था फॉक्स डीमन लू फेंग को बताती है मास्टर क्यू युलोंग के मरने के बाद बहुत सारे लोग जेड ड्रैगन सीक्रेट के अंदर गए। वहाँ पे उन लोगों को कोई भी इमॉर्टल पिल नहीं मिली, बल्कि बहुत सारे लोग मारे गए। यही वजह के सारे सेट ने मिलकर क्यू युलोंग के फैमिली पर अटैक कर दिया। उन सारे सेट को लग रहा था कि असलियत में इमॉर्टल पिल उनके पास है। उन सारे सेट ने क्यू युलोंग की फैमिली में किसी को भी नहीं छोड़ा। फिर भी वहाँ पे कुछ लोग जान बचा के भाग गए और जंगल में जाके रहने लगे। लेकिन उनका ये भागना ज्यादा देर तक नहीं चल पाया, क्योंकि स्पिरिचुअल मेडिसिन माउंटेन ने उनको देख लिया। लू फेंग बोलता, लेकिन लू चेन ने तो बोला था कि उसको इमॉर्टल पिल फेक लगती है। तो फिर आखिर वो इन सब में इन्वॉल्व क्यों हुआ। फॉक्स डीमन बताते हैं कि लू फेंग का ये बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड को कंफ्यूज करने के लिए था। इसलिए में वो भी यहाँ पे इमॉर्टल पिल को ढूंढ रहा है। लू फेंग बोलते फिर आगे क्या हुआ फटाफट से बताओ। फॉक्स डीमन बोलते अगर आप आगे कहानी जाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। लू फेंग हंसते हुए बोलते तुम फटाफट से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मुझे तुम्हारी ये स्टोरी पसंद आई तो मैं मास्टर ली और तुम्हें छोड़ दूंगा। फॉक्स डीमन बोलती है लू फेंग क्या तुम सच बोल रहे हो। लू फेंग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए काफी टाइम हो गया, चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं। फॉक्स डीमन आगे बताते हैं कि ली कैन काफी शांत हुआ करता था, लेकिन अपने क्लैन के रिवेंज के लिए आज वो ऐसा बन चुका है। और क्योंकि स्पिरिचुअल मेडिसिन माउंटेन काफी पावरफुल था, इसीलिए ली कैन ने डिसाइड किया कि वो उनके साथ कम्पीट करने के लिए साइड बाय साइड किंग बनेगा। लू फेंग बोलता है क्या तुम लोग का प्लान ये था कि तुम लोग खुद से साइड बाय साइड किंग बनोगे। फॉक्स डीमन आगे बताती है कि मैं फॉक्स क्लैन की प्रिंसेस हूँ, बहुत ही कम एज के अंदर फॉक्स क्लैन से भाग गई। लू फेंग बोलता है मैं तुम लोग की स्टोरी से काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। तुम लोग की स्टोरी बिल्कुल मानवा की तरह मिलती है। अब मैं तुम लोग को आगे की स्टोरी बताता हूँ। तो फॉक्स डीमन भागी तो ली कैन ने उसे ढूंढ लिया, उसको वहाँ से बचा के लेके चला गया। और क्योंकि ली कैन ने तुमको हील किया इसलिए तुम दोनों को प्यार हो गया। फॉक्स डीमन ने अपने क्लैन में वापस जाने से मना कर दिया, जिस वजह से फॉक्स क्लैन वाले और ज्यादा गुस्सा हो गए, तुमको वहाँ पे परेशान करना चालू कर दिया। तुम लोग के साथ काफी ज्यादा बुरा भी किया। वही तुमने ली कैन की हेल्प करके वो स्पिरिचुअल मेडिसिन माउंटेन से भाग सके, और साथ ही में तुमने उसकी हेल्प करी ताकि वो अपनी नई पहचान बना सके जो कि ली कैन के नाम से होगी। तुम्हारे कहानी का प्लॉट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तुम लोग को बहुत जल्दी एक विलन मिलने वाला है। उस विलन के मिलते ही तुम एक लाइफ और डेथ के क्राइसिस में फंस जाओगे और फॉक्स डीमन तुम खुद को सैक्रिफाइस कर दोगी ताकि ली कैन यहाँ पे बच सके। ली कैन और फॉक्स डीमन बोलते हैं क्या तुम स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ फ्यूचर और पास्ट भी देख सकते हो। तुमने जो कहानी बताई वो काफी सिमिलर है। लू फेंग बोलता है मैं तुम लोग के ड्रामा का स्पॉइलर देता हूँ, तुम्हारी लाइफ का जो विलन होने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। चलो अब देखते तुम्हारे साथ क्या होता है। लेकिन तभी हम देखते ली कैन खुद को मारने का ट्राई करने लगता है। वहीं फॉक्स डीमन उसको शॉर्ट को पकड़ लेती है जिससे उसका हाथ कट जाता है। फॉक्स डीमन बोलती है ली कैन तुम इस तरीके से नहीं मर सकते, तुम यहाँ पे मरोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी। ली कैन बोलता है सुम यार तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो, मुझे तुम प्लीज यहाँ पे मर जाने दो। लू फेंग के फेस को देख के पता चलता है कि वो हमें यहाँ पे जिंदा वापस नहीं जाने देगा, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लू फेंग बोलता तुम लोग की एक्टिंग काफी बेकार है। लू फेंग साथ ही में सोच रहा होता है फॉक्स डीमन को देख के मुझे अचानक से कॉप समा की याद आ रही है, पता नहीं वो भी क्या कर रही होगी। मुझे उसका डांस काफी याद आ रहा है, मैं अभी सच में जाकर उसका डांस देखना चाहता हूँ। तभी लू फेंग को याद आता है कि ली कैन एक डीमन स्लेयर है, डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर उसकी पावर बहुत ज्यादा है। ली कैन के हेल्प से बहुत इजीली थर्ड फ्लोर के डीमन तक जा सकता हूँ, क्योंकि ली कैन वैसे भी हेवनली रैंक का डीमन सॉर्सरर है। फिर लू फेंग अपनी एनर्जी से मास्टर ली और फॉक्स डीमन दोनों कवर कर देता है और बोलता है फटाफट तुम लोग कसम खाओ कि तुम लोग मेरे खिलाफ नहीं जाओगे। फिर मास्टर ली और फॉक्स डीमन बोलते हैं कि हम आज से एक कसम खाते हैं, आज से हमेशा हम लोग मास्टर लू फेंग को सर्व करेंगे, अपने माइंड के अंदर कभी उनके लिए गलत इंटेंशन लेके नहीं आएंगे, और अगर हम लोग मास्टर लू फेंग के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होना चाहिए। मास्टर ली बोलते लू फेंग आखिर तुमने हमारे साथ क्या किया। लू फेंग बोलता है मेरा तुम लोग के लिए फर्स्ट ऑर्डर ये है कि तुम लोग को फिनिक्स ट्री काउंटी के डीमन कैचिंग ब्यूरो के सारे डीमंस को कैप्चर करना है, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। ये सुन के मास्टर ली और फॉक्स डीमन बोलते हैं लेकिन आखिर ऐसा क्यों। जैसे ही लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, मास्टर ली बोलते ठीक है हम समझ गए, आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। लू फेंग बोलता है मेरी ये बात ध्यान रखना, जो डीमन फर्स्ट फ्लोर के 6th रूम में है उसको काफी ध्यान से लेके आना, उसका एक बाल भी टूटा तो मैं तुम लोग को जान से मार दूंगा। मास्टर ली और फॉक्स डीमन बोलते ठीक है हम समझ गए। लू फेंग बोलते हैं मास्टर ली आप जा सकते हैं और शू में तुम मेरे साथ रुको। लू फेंग बोलते मैंने ली कैन को जिंदा छोड़ दिया, अब तुम्हारी बारी ये प्रॉमिस कंप्लीट करने की। सबसे पहले मुझे फॉक्स क्लैन का ट्रेजर दो, उसके बाद तुम मुझे गॉड बनने का रास्ता ही बताओ। फॉक्स डीमन अपने पास से वो पर्ल निकालती है और बोलती है ये फॉक्स क्लैन का सबसे कीमती ट्रेजर है जिसका नाम है आई ऑफ द स्काई फॉक्स। ये एक हेवन लेवल का स्पिरिचुअल वेपन है जिसके अंदर रेयर स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स है। ये आई ऑफ द स्काई फॉक्स जिसके पास होगा वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और साथ ही में स्काई बैरियर्स बना सकता है। इसका मेन यूज कहीं से भी भागने के लिए और डिफेंस के लिए है। लू फेंग बोलता अगर तुम्हारे पास ये आई ऑफ द स्काई फॉक्स था तो आखिर तुमने इसे यूज करते हुए भागे क्यों नहीं। फॉक्स डीमन बोलते मास्टर लू फेंग जब आप लॉर्ड ली के क्लोन के साथ टेलीपोर्ट हुए थे तब इसके अंदर की जितनी भी एनर्जी थी वो सब एग्जॉस्ट हो गई थी, और यही वजह कि हम इसको लगातार यूज नहीं कर सकते। अपने आप से स्पेस के अंदर से पावर एब्जॉर्ब करके अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। इसको यहाँ पे फुली चार्ज होने में कम से कम 3 दिन लग
जाता है। लू फेंग बोलता है अब मुझे बताओ आखिर गॉड बनने का सीक्रेट क्या है। फॉक्स डीमन बोलती है मेरे जो एंसेस्टर थे वो ट्रू गॉड थे और हमारा जो एंसेस्टर लैंड है उसके अंदर गॉड बनने का सीक्रेट लिखा हुआ है और अगर आपको उस एंसेस्टर लैंड में जाना है तो आपके पास आई ऑफ द स्काई फॉक्स होनी चाहिए। लू फेंग बोला जब तुम्हारे पास आई ऑफ द स्काई फॉक्स थी तो आखिर तुम एंसेस्टर लैंड में क्यों नहीं गई। फॉक्स डीमन बोलती मैं उतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जा सकती। हमारे एंसेस्टर ने बताया था कि आप गॉड को डायरेक्टली नहीं देख सकते और वही सेम चीजें डिवाइन ऑब्जेक्ट के लिए लागू होती है और हमारी जो एंसेस्टर लैंड है उसके अंदर डिवाइन ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपकी सोल उस लेवल पर नहीं पहुंची कि आप गॉड्स को देख सको या फिर आपकी सोल इनडिस्ट्रक्टेबल हो तो इसका मतलब ये है कि आप पक्का से वहाँ पे एंटर करके मारे जाओगे। लू फेंग बोलता है वैसे गॉड्स को देखना इतना बेकार भी नहीं है, लगता है वो जो एंसेस्टर लैंड है वो मेरे लिए बनी है, यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मैं भी एक गॉड बन जाऊँ। लू फेंग बोलता है ठीक है मेरा काम हो गया, अब तुम मास्टर ली फटाफट से जाकर डीमंस को पकड़ो, मुझे यहाँ पे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। फॉक्स डीमन बोलते ठीक है मास्टर मैं जाती हूँ। फॉक्स डीमन के जाने के बाद लू फेंग हेवनली डीमन स्कूल बाहर निकालता है और उसको एक्टिवेट करते हुए सोच रहा होता है अब बारी आ चुकी उम्र बढ़ाने की। मास्टर क्यू यूलोंग तुम्हारा हेवनली डीमन स्कूल मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है। तभी लू फेंग को एक आवाज सुनाई देती है कि ह्यूमन तुम मेरे साथ एक डील करना चाहते हो, बताओ आखिर वो डील क्या है। लू फेंग जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा डीमन है। वो डीमन बोलता है ह्यूमन फटाफट से बताओ कि तुम किसको सेक्रीफाइस करना चाहते हो। लू फेंग बोलता है मेरे पास जितनी भी लाइफ है मैं उन सभी को सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ। ये सुन के वो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम्हारी पूरी लाइफ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया ऐसे बंदे से मिले हुए जो कि अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहता हो। डील करने से पहले मैं चाहूंगा तुम मेरी एक स्टोरी सुन लो। साथ ही में वो सोच रहा था बहुत ज्यादा टाइम हो गया ऐसे एरोगेंट बंदे से मिले हुए जो कि अपनी पूरी लाइफ को यहाँ पे सेक्रीफाइस करना चाहता है। लू फेंग बोलता है ठीक है फटाफट से बताओ कि तुम्हारी डील क्या है। वो डीमन बोलता है जहां तक मुझे याद है आज से 2000 साल पहले एक लेडी थी जो कि अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहती थी कि उसकी लवर की लाइफ और ज्यादा बढ़ सके। लू फेंग सोच रहा था मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डीमन आगे बोलता है कि काफी ज्यादा खराब बात है कि वो जो बंदा था वो काफी ज्यादा कमीना निकला क्योंकि जैसे उस बंदे की फर्स्ट वाइफ मरी उसने 3 साल के अंदर उसे भुला दिया और सुंदर सी दूसरी लड़की शादी कर ली। लू फेंग बोलता लेकिन आखिर मैं ये स्टोरी सुन के क्या करूंगा। वो डीमन बताता कि हर बार मेरे पास एक लेडी आती और वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती, लेकिन जितनी बार भी मैंने यहाँ पे देखा है वो लोग जिस लवर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं पक्का से अपनी वाइफ को भूल के दूसरी शादी कर लेते हैं। लू फेंग सोचा था अगर मुझे यहाँ पे इससे काम नहीं निकलवाना होता तो मैं पक्का से इसको पत्थर मारता क्योंकि इसने मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। लू फेंग बोलता क्या तुम यहाँ पे जल्दी कर सकते हो, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा लेट हो रहा है। साथ ही में लू फेंग सोचा था मुझे तुम्हारी मानवा स्टोरी सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने इतनी ज्यादा स्टोरी सुनने के मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। पहले ली कैन के क्लोन की स्टोरी, फिर मास्टर क्यू यूलोंग की स्टोरी, फिर ली कैन की स्टोरी और फॉक्स डीमन की भी स्टोरी। इतनी स्टोरी सुन के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ और अब ये कमीना डीमन मुझे स्टोरी सुना रहा है। तो डीमन बोलता है तुम मरने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या तुम्हारे लवर की जान खतरे में है। इसमें एक ह्यूमन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इमोशन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि ह्यूमन अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने से पहले नहीं सोचता। लू फेंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैं अपनी लाइफ किसी को भी नहीं देने वाला, बस तुम यहाँ पे मेरी लाइफ को सेक्रीफाइस करो, तुम जितना कर सकते हो उतना करो। हम देखते हैं उस पत्थर को डीमन पकड़ लेता है। अब बोलता है तुम्हारे पास यहाँ पे 2 साल बाकी है, हालांकि तुम्हारी बॉडी और सोल काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो है तो इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करते हो, तुम्हें इसके बदले में 20 ईयर्स मिलेंगे। लू फेंग बोलता है मेरी जो बॉडी वो ड्रैगन के बराबर पावरफुल है, वहीं जो मेरी सोल है वो गॉड को देखने लायक पहुंच चुकी है, इसका मतलब मेरी सोल बिल्कुल इंडिस्ट्रक्टेबल है और तुम मुझे उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ 20 साल दे रहे हो। लेवल पूरी तरह से ग्रैंड मास्टर लेवल के बराबर ही है, तुम पक्का कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। वो डीमन बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ की तरह ही होता है, लेकिन तुम अभी तक बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हो। तुम्हारी फिजिकल बॉडी भली ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच चुकी है लेकिन तुम एक ड्रैगन नहीं हो। अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो तो तुम्हारी सोल अकेले जिंदा नहीं रह सकती, इसका मतलब तुम्हारी सोल हमारे लिए कोई भी वैल्यूबल नहीं है। लू फेंग सोचा था तभी मैं सोचूं आखिर लोग इतनी मेहनत करके कल्टीवेट क्यों करते हैं, लगता है एक परफेक्ट रियल में होना काफी जरूरी है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं अपने रियलम को बढ़ा सकूं। लू फेंग बोलता है ठीक है लॉर्ड डीमन, आपको जो लगता है वो करो, मुझे 20 साल भी चलेंगे। लू फेंग सोचता है एक बार तुम मेरी लाइफ ले लो, उसके बाद देखो मैं तुमसे कैसे डील करता हूँ। तभी वो लॉर्ड डीमन लू फेंग के पास में एक पॉल फेंकता है, जो पॉल सीधे आके लू फेंग की बॉडी में से लाइफ को खींचने लगता है। लू फेंग सोच रहा था पहले मेरी लाइफ को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद मुझे लाइफ देगा। फिर लू फेंग बोलता लेकिन आज तुम्हारी किस्मत काफी खराब है, मेरे पास से आज यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर हम देखते लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है। लॉर्ड डीमन बोलता है एरोगेंट ह्यूमन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते वो लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लू फेंग आराम से वहाँ पे खड़ा होता है और बोल रहा होता है हमारे पास यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें बोलने के लिए है लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। जैसे ही लॉर्ड डीमन का अटैक लू फेंग को लगता है, लू फेंग के पास नोटिफिकेशन आती है। लू फेंग को बताया जाता है कि आपके ऊपर डीमन ऑफ लाइफ ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी लाइफ के अंदर 2 साल को बढ़ाया जाता है। लू फेंग सोच रहा होता है वाह मजा आ गया, मेरी लाइफ तो डबल हो गई। लॉर्ड डीमन बोलता है कि तुम किस तरह के ह्यूमन हो, तुम्हारे ऊपर यहाँ पे मेरे मैजिक वेपन काम क्यों नहीं कर रहे हैं। लू फेंग बोलता है लॉर्ड डीमन मुझे नहीं लगता आपके अंदर इतना जोर है कि आप मुझे यहाँ पे मार सको। फिर हम
देखते लॉर्ड डीमन काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, तुम छोटे ह्यूमन रेस कहीं के, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने कुछ भी बोल सकते हो? तुमने आज जो यहाँ पे किया उसकी बहुत ही बुरी सजा तुम्हें मिलेगी। लू फेंग सोच रहा था, लगता है पर्सनली मुझे मारने वाला है, क्या मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सारे साल मिलेंगे। जैसे ही लॉर्ड डीमन लू फेंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वहाँ पे आई ऑफ हेवन आती है, जिसे देख के लॉर्ड डीमन काफी ज्यादा शॉक हो आता है। लॉर्ड डीमन बोलता है, अगर ये वर्ल्ड इतना दूर नहीं होता लू फेंग, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारता। तुम जैसे छोटे से कीड़े की आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे सुप्रीम बीइंग को इंसल्ट करे? मैं चाहूंगा कि आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा कभी ना देखूं। लू फेंग बोलता, तुम्हारा मेरे सामने कोई भी चांस नहीं है। तभी हम देखते आई ऑफ हेवन लॉर्ड डीमन को दूर रहती है। लॉर्ड डीमन बोलता है, लू फेंग मैं कभी ना कभी तुमसे हिसाब बरोबर कर लूंगा। तभी लू फेंग वापस से हेवनली डीमन स्क्रोल को बाहर निकालता है। हेवनली डीमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे वापस समन करने की? लू फेंग बोलता है, मुझे तुमसे पिछली बार मिलकर काफी ज्यादा मजा आया था, तुम्हें मुझसे यहाँ पे काफी ज्यादा प्यार से बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आई ऑफ हेवन वापस यहाँ पे आ जाए। क्या तुम वापस से चाहते हो कि तुम्हें फ्लिक करके उड़ा दिया जाए? लॉर्ड डीमन बोलता है, तुम जो है छोटे से कीड़े, क्या तुम्हें पता कि तुम्हारे सामने कितना ग्रेट बीइंग है? आखिर तुम मुझे इंसल्ट करने की हिम्मत कर कैसे सकते हो? लू फेंग बोलता है, तुम ऐसे ही बोलोगे मुझे यहाँ पे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लॉर्ड डीमन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा बोलने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लू फेंग बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं आई ऑफ हेवन को भी समन कर सकता हूँ? तो मेरे लिए यहाँ पे स्कूल को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम यहाँ पे आज बहुत ही सही इंसान से मिले हो, जो कि तुम्हारी बैंड बजाने के लिए काफी है। तुम जैसे मॉन्स्टर मैं रोज देखता हूँ, तो फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं। बस कुछ ही टाइम बाद मैं यहाँ पे गॉड बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे जैसे नकली ग्रेट बीइंग नहीं रहूंगा, जो कि कमजोरों के सामने डींगे हाँकता है, और जैसे उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आता है तो उसकी फट जाती है। वैसे भी तुम मुझे बोल रहे तुम मुझे मार दोगे, तो चलो फटाफट से मेरी लाइफ को सेक्रीफाइस करो। क्या हुआ, तुम्हारे इतनी पावर नहीं कि तुम मेरी लाइफ को ले सको? लॉर्ड डीमन बोलता, सबसे पहले तुम्हें कनेक्शन बनाना होगा। लू फेंग बोलता, लगता तुम काफी ज्यादा गुस्सा थे, इसलिए तुम इस बारे में तो भूल ही गए। मैं यहाँ पे चाहता कि तुम मेरी सारी लाइफ को ले लो। फिर हम देखते लॉर्ड डीमन लू फेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग के पास नोटिफिकेशन आता है कि आपके ऊपर यहाँ पे डीमन ऑफ लाइफ ने अटैक किया है, इसलिए आपकी लाइफ को 5 साल से बढ़ाया जाता है। लू फेंग बोलता है, इस बार तुम्हारे अटैक से मेरा काफी ज्यादा फायदा हुआ। ना सिर्फ मेरी लाइफ के डबल साल इंक्रीज हुए, बल्कि मुझे 100 साल एक्स्ट्रा मिल गए। लगता है सच में इसका काफी ज्यादा मन करे कि मुझे मार डाले। लू फेंग उसे चिढ़ाते हुए बोलता, चलो फटाफट से वापस आना, मुझे तुमसे और 5 साल चाहिए। लॉर्ड डीमन सोच रहा था कि ये पॉसिबल कैसे है, जब भी इसके ऊपर अटैक करा कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारे पास तो अभी तक बिल्कुल भी लाइफ नहीं बचनी चाहिए थी, फटाफट से बताओ आखिर तुम हो कौन? लू फेंग बोलता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या तुम्हें अपने बाप को देख के गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? अगर तुम्हें यहाँ पे गुस्सा आ रहा है तो फटाफट अपने बाप को टच करके दिखाओ। बेटे, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ देने के लिए तैयार हूँ। इस बार मैं तुम्हें पूरे 9 साल दे रहा हूँ, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करना। लॉर्ड डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। सच में तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। हम देखते लॉर्ड डीमन लू फेंग के ऊपर अटैक करता है। लू फेंग के पास नोटिफिकेशन आती है कि आपके ऊपर यहाँ पे डीमन ऑफ लाइफ ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी लाइफ के अंदर 2000 साल बढ़ाए जाते हैं। लू फेंग बोलता है, बेटा फटाफट से आओ, मुझे अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करना है, मुझे इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन हम देखते चिड़के हमारे लॉर्ड डीमन वहां से भागने लगता है। लॉर्ड डीमन बोलता है, तुम अपनी सांसें रोक के रखो, एक ना कैसा टाइम आएगा जब मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरा जो ट्रू फॉर्म है अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो वो तुम्हें इटर्नल टॉर्चर देगा। लू फेंग बोलता, मैं बहुत सारे डीमंस को जानता हूँ जिन्होंने मेरे सामने काफी ज्यादा अक्कड़ दिखाई है, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और तुम भी नहीं बिगाड़ पाओगे। कि तुम्हें किसने बोला कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? लू फेंग वापस से हेवनली डीमन स्कूल को बाहर निकालता है और लॉर्ड डीमन को वहाँ पे समन करने लगता है। लू फेंग बोलता, आखिर लॉर्ड डीमन आया क्यों नहीं, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? और बहुत देर तक ट्राई करने के बाद भी लॉर्ड डीमन नहीं आया होता। लू फेंग बोलता, ये जो कमीना लॉर्ड डीमन है, लगता है इसने मेरी ब्रेथ को पहचान लिया, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ? मैं अपनी ब्रेथ को तो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन तभी लू फेंग के दिमाग में आता है, अगर लॉर्ड डीमन को कोई और समन करे तो कैसा रहेगा, क्योंकि वैसे भी लॉर्ड डीमन को मेरी ब्रेथ याद है और कुछ भी नहीं। उसके बाद लू फेंग अपनी अदरवर्ल्ड स्पेस से उस एनिमल को बाहर निकालता है। वो एनिमल बोलता है, मास्टर आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए? लू फेंग बोलता, तुम फटाफट से इस हेवनली डीमन स्टोर को लो, इसके अंदर जैसे जैसा लिखा है वैसे वैसे करके लॉर्ड डीमन को समन करो। ये सुनकर वो एनिमल बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे सेक्रीफाइस मत करना, अगर आप मुझे एक दिन और देते हैं तो मैं आपके अदरवर्ल्ड स्पेस के अंदर लेक के सामने 1500 स्क्वायर मीटर का विला बना दूंगा, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी होगा, यहाँ पे काफी अच्छा टेरेस होगा और आसपास बहुत अच्छा गार्डन, लेकिन आप प्लीज मुझे मारना मत। लू फेंग बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, क्योंकि तुम लोग मेरे यहाँ पे काफी ज्यादा काम आओगे, तो इसीलिए यहाँ पे फालतू चीज के बारे में सोचना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे लॉर्ड डीमन को समन करके मेरी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दो। क्या तुम्हें यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई? ये सुन के वो एनिमल काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता, अब तुम खड़े खड़े मेरे को देख क्या रहे हो, फटाफट से लॉर्ड डीमन को समन करो। फिर हम देखते वो एनिमल स्क्रोल को पढ़ते हुए लॉर्ड डीमन को समन कर देता है। लॉर्ड डीमन बोलता है, छोटे से कीड़े, आखिर तूने मुझे यहाँ पे क्यों समन किया? तुझे आगे किसको सेक्रीफाइस करना है? वो एनिमल बोलता है, मुझे खुद को सेक्रीफाइस नहीं करना, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो मास्टर है आप उसको सेक्रीफाइस के तौर पे चुने। लॉर्ड डीमन बोलता, लगता है तुम्हारा मास्टर काफी ज्यादा कमीना है, इसी वजह तुम उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो। चलो मुझे बताओ कि तुम्हारा मास्टर है कहाँ पे? लू फेंग बोलता, लॉर्ड डीमन तुम्हारा पापा यहीं पे है। ये देख के लॉर्ड डीमन बोलता, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम कमीने ह्यूमन कहीं के, तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें पक्का ढूंढ लूंगा। जब मेरा रियल फॉर्म तुम्हें ढूंढ लेगा तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। लू फेंग बोलता, मुझे याद है तुमने पिछली बार क्या बोला था, तुम मुझे इटर्नल टॉर्चर दोगे, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि तुम्हारे इतनी पावर है कि तुम ऐसा कर सको। लॉर्ड डीमन बोलता, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है, अब
चाहे तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं यहाँ पे अपने ट्रू फॉर्म को समन करके तुम्हें मार दूंगा। लू फेंग बोला तुम्हारे पास बड़ी बड़ी फेंकने की एबिलिटी है, लेकिन क्या तुम अपनी बातों को कंप्लीट भी कर सकते हो? जहाँ तक मुझे पता तुम एक कचरा डीमन हो, तो तुम्हारे पास भी दूसरे डीमन की तरह फालतू की एबिलिटी होगी, और तुम इतनी बड़ी बड़ी इसलिए फेंक रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं कि तुम उससे फाइट कर सको। वही वो एनिमल सोच रहा था मास्टर लू फेंग तो काफी ज्यादा हिम्मत वाले हैं, लेकिन आखिर उनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि वो यहाँ पे लॉर्ड हेवनली डीमन के साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर लॉर्ड डीमन यहाँ पे इसको मार देते हैं तो मैं और मेरे भाई फ्री हो जाएंगे। वो एनिमल बोलता है कि लॉर्ड डीमन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मास्टर की लाइफ को सेक्रीफाइस करें। तभी लॉर्ड डीमन बोलता कि तुम जैसे छोटे कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाओगे? मैं आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मार के रहूंगा। लॉर्ड डीमन बोलता है एक बार मेरी ट्रू फॉर्म यहाँ पे आ गई उसके बाद मैं तुम लोग को मेरे वर्ल्ड में जाकर टॉर्चर करूंगा। ये बोल के वो लू फेंग के ऊपर काफी बड़ा अटैक करता है। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा खड्डा हो गया होता है, लेकिन लू फेंग को कुछ भी नहीं हुआ होता। लू फेंग के पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपके ऊपर डीमन ऑफ लाइफ ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी लाइफ को 2900 साल से बढ़ाया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं लॉर्ड डीमन वहां से भाग रहा होता है। लू फेंग बोलता है लॉर्ड डीमन मेरी लाइफ को मुझे और बढ़ाना है, आखिर तुम अभी कहाँ भाग रहे हो? लेकिन हम देखते हैं लॉर्ड डीमन वहाँ पे एक पोर्टल खोल के भाग जाता है। लू फेंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम अभी के लिए तो भाग गए, लेकिन मैं बाद में वापस तुम्हें समन करूंगा। उसके बाद वो उस एनिमल को वापस अदरवर्ल्ड स्पेस में भेज देता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, मैं तुम्हें इसके लिए बाद में रिवॉर्ड दूंगा। तभी हम देखते हैं लू फेंग अपना लुक चेंज कर लेता है और बोलता है मुझे लगता है मैं यहाँ पे काफी देर से हूँ, मुझे वापस से एलेक्सिर को फिक्स करने का तरीका भी ढूंढना होगा और एम्प्रेस से भी अपना रिवॉर्ड लेना होगा। तभी हमें फिनिक्स ट्री काउंटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के गार्ड्स बोल रहे होता है कि ये कौन आ रहा है, और हम देखते हैं वहाँ पे लू फेंग ईगल डीमन के ऊपर बैठ के आया होता है। लू फेंग सोच रहा होता है आखिरकार मेरे पास ईगल डीमन आ ही गया। अगर वो स्पिरिचुअल मेडिसिन माउंटेन वाले इतने बेवकूफ नहीं होते, पैसे की कमी से ईगल डीमन को ऑक्शन पे नहीं लगाते, मेरे पास ये ईगल डीमन कभी नहीं आ पाता। फिर लू फेंग वहाँ से उतरता है, लेकिन तभी वो गार्ड्स को रोक देते हैं और बोलते आखिर तुम हो कौन, यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। फिर लू फेंग वहाँ पे अपना बैज दिखाता है। उस बैज को देख के सारे गार्ड्स वहाँ पे झुक जाते हैं और लू फेंग को ग्रीट करने लगते हैं। वहाँ पे सारे लोग लू फेंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लोग बोल रहे होते हैं कि लू फेंग एलेक्सी को लेके भाग गया। मैंने तो ये भी सुना कि उसको डीमन से कुछ लेन देना है। लू फेंग को जेड ड्रैगन सीक्रेट लैंड के पास एक लड़की टेलीपोर्ट करके ले गई और हमारे जो एम्परर उनको इमोर्टल के लिए काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लू फेंग के पास पड़ी है। तभी लू फेंग उस भीड़ के अंदर घुसता है और खुद की फोटो को देख के काफी ज्यादा शॉक होता है। उस नोटिस के ऊपर बताया गया था कि जो भी लू फेंग को ढूंढेगा या फिर उसके बारे में न्यूज देगा उसको यहाँ पे 10,000 गोल्ड टेल दिया जाएगा। ये सब देखने के बाद लू फेंग उस नोटिस को वहां से हटा देता है। सारे लोग ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये बंदा पागल हो चुका है, इसने यहाँ पे एम्पर की तरफ से लगा हुआ नोटिस हटा दिया। यहाँ पे तो गार्ड्स होते हैं और लू फेंग को बोलते हैं क्या तुमने यहाँ पे नोटिस को हटाया? लू फेंग बोलता है हाँ मैंने नोटिस को हटाया। वो दोनों गार्ड बोलते हैं ठीक है फिर तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा। सारे बंदे बात कर रहे थे क्या वो बंदा पागल है, उसने यहाँ पे नोटिस को हटा दिया जबकि उसके पास लू फेंग की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। मुझे लगता है मैजिस्ट्रेट इसको बहुत ही बुरी से डांटने वाले हैं, इसने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन चलो वहाँ पे क्या होगा हम चल के देखते हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी हमें फिनिक्स ट्री काउंटी के गवर्नमेंट ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग वापस से लुक चेंज करके रियल लू फेंग बन गया होता है। मैजिस्ट्रेट बोलता है क्या तुम यहाँ पे खुद को रिपोर्ट करना चाहते हो? तुम्हारे कहने के साथ साथ तुम ही लू फेंग हो। लू फेंग बोलता जब तुमने पोस्टर बनाया क्या तुम्हें दिखा नहीं, मैं ही लू फेंग और मैं यहाँ पे खुद को रिपोर्ट करना चाहता हूँ। लू फेंग सोच रहा था ये बंदा कितना बड़ा बेवकूफ है, पोस्टर में देखने के बावजूद ये मेरे ऊपर शक कर रहा है। वैसे शक करने वाली बात भी है, कोई भी खुद को रिपोर्ट क्यों करेगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि वैसे भी अगर मैं रिपोर्ट नहीं करता तो इन लोग कम से कम मुझे ढूंढने के लिए 2 डिटेक्टिव हायर करने पड़ते। मैजिस्ट्रेट बोलता है मास्टर लू आपके पास ऑलरेडी इमोर्टल पीरियड और इनहेरिटेंस दोनों है, तो आखिर आपको यहाँ पे ये रिवॉर्ड क्यों चाहिए? लू फेंग बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन वो रिवॉर्ड मेरे लिए ही था क्योंकि वैसे भी अगर कोई और रिपोर्ट करता तो उसे भी तो रिवॉर्ड मिलता। तभी लू फेंग सोचता लगता है मुझे यहाँ पे कोई और दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर लू फेंग को आइडिया आता है कि मैं किसी और को अपने साथ कोऑपरेट करने के लिए बोल सकता हूँ। लू फेंग तभी डेविल वाली स्माइल देते हुए फायर को एक्टिवेट करता है। मैजिस्ट्रेट बोलता है सर आखिर आप क्या कर रहे हैं, मेरी एक वाइफ है प्लीज मुझे मत मारना। लू फेंग बोलता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर जाकर सबको बोलना है कि तुमने मुझे ढूंढा है और उसके बाद रिवॉर्ड को कलेक्ट करके वापस से मुझे दे देना है। मैजिस्ट्रेट बोलता है क्या आप मेरी लाइफ को रिस्क में इसलिए डाल रहे हो क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी तरफ जाकर रिवॉर्ड ले लूँ? तुम्हें सर लू फेंग आप काफी अच्छे इंसान है, आपने मेरी जिंदगी बख्श दी। अभी लू फेंग फायरबॉल साइड में मारते हुए बोलता है अगर आज ये काम तुम मेरे लिए नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैजिस्ट्रेट उस जगह की हालत को देख के काफी ज्यादा डर गया होता है और बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, आपके मैटर में हेल्प करना मेरे लिए काफी इज्जत की बात है। तभी लू फेंग मैजिस्ट्रेट को किक मारते हुए बोलता है तुम्हें पता है ना साइड बाय साइड किंग होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ड्रैगन थ्रोन में मैं एम्परर के साथ बैठूंगा, आधी ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी मुझे बिलोंग करेगी, तो अगर कोई भी यहाँ पे मेरे मैटर में आने का ट्राई करेगा इसका मतलब एम्परर के मैटर में आ रहा है। मैजिस्ट्रेट बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सारे हाई ऑफिशियल की बात सुनेंगे क्योंकि आप वैसे भी हमारे प्रिंस है। मैजिस्ट्रेट सोच रहा होता है इमोर्टल एलेक्सी मिलने के बाद तुम काफी एरोगेंट हो चुके हो, अगर तुम यहाँ पे साइड बाय साइड किंग नहीं बन पाए तो मैं तुम्हें पक्का रोने मजबूर कर दूंगा। वैसे ही फिनिक्स ट्री काउंटी के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान है, मैं जब उस जान पहचान का यूज करूंगा तब मैं देखूंगा कि तुम कितने एरोगेंट रह पाते हो।
मजिस्ट्रेट बोलता है सर आप तब तक फिनिक्स ट्री काउंटी के अंदर रेस्ट कीजिए, एक बार ये ऑफिसर्स का मैटर खत्म हो जाए उसके बाद आप ऑफिस से डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर जा सकते हैं। लू फेंग बोलता है बहुत ही बढ़िया, मुझे ऐसा ही एटीट्यूड देखना था, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो तुम्हें आगे जाके काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहां से निकल जाता है। मजिस्ट्रेट सोच रहे थे ये बंदा पैसे के लिए बहुत ज्यादा लालची है, सिर्फ 10,000 गोल्ड टेल के लिए यहाँ पे मुझे कॉपरेट करने के लिए बोल रहा है। फिर हम देखते हैं लू फेंग को देख के कोई बोलता है लू फेंग आखिर तुम यहाँ पे आ गए, और हम देखते हैं वो था इंपीरियल गार्ड। इंपीरियल गार्ड बोलता कि तुम वहां से गायब कैसे हुए थे, हम तुम्हारे सोल ओरा को कब से ढूंढ रहे थे लेकिन तुम हमें नहीं मिल रहे थे, कि तुम इतने दिन थे कहाँ पे। लू फेंग बोलता है इस किंग को यहाँ पे किडनैप कर लिया गया था, मिस्टीरियस मैन ने मुझे बचाया और सेफली छोड़ के गायब हो गया। उसके बाद मैं चुपचाप से फिनिक्स ट्री काउंटी में वापस से आ गया। लू फेंग सोच रहा था मैं चुपचाप से किसी दिन मास्क पहन के आऊंगा, इन सभी लोगों को बोलूंगा कि मैं ही वो मिस्टीरियस इंसान हूँ जिसने यहाँ पे लू फेंग की हेल्प करी थी। बीएल गार्ड बोलता कि वो मिस्टीरियस इंसान कैसा था, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो। साथ ही मैं सोच रहा था लू फेंग तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुम अभी से खुद को किंग बोल रहे हो जबकि तुम्हें अभी रिवॉर्ड मिला भी नहीं है। लू फेंग बोलता अगर मुझे इसकी आइडेंटिटी पता होती तो क्या मैं उसे मिस्टीरियस इंसान बोलता, हालांकि मुझे ये याद है कि उसने काले कलर का चौका पहन रखा था, साथ में फेस के ऊपर एक मास्क लगा रखा था, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं पता। साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता है सबसे पहले मैं इसको पूया की आइडेंटिटी बताता हूँ, उसके बाद में मिस्टीरियस इंसान के नाम से आ जाऊंगा। इंपीरियल गार्ड को याद आता है कि कैसे पूया उसके मुंह के ऊपर पाँव रख के गया था। लू फेंग बोलता है इंपीरियल गार्ड क्या आप ऐसे बंदे को जानते हैं। इंपीरियल गार्ड बोलता तुमने तो बहुत नॉर्मल सी बात बताई है, इतनी नॉर्मल सी बात है किसी का भी पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हारे पास एलेक्सिर होते हुए भी उस बंदे ने तुमसे एलेक्सिर नहीं छीना, लेकिन काफी ज्यादा अच्छी बात है कि उसने यहाँ पे तुमको बचाया। लू फेंग बोलता है इंपीरियल गार्ड आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे पास अब इनहेरिटेंस आ चुकी है। इंपीरियल गार्ड बोलता है ठीक है तुम फिर मेरे साथ चलो, क्योंकि वैसे भी एम्पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगर उनको यहाँ पे कहीं ज्यादा वेट करना पड़ गया तो रिवॉर्ड की जगह कहीं तुम्हें पनिशमेंट ना मिल जाए। लू फेंग बोलता है ठीक है फिर हम लोग चलते हैं। लू फेंग मजिस्ट्रेट को बोलता है 10,000 गोल्ड टेल लेना मत भूलना, अगर तुम यहाँ पे सारा काम सही से करते हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे इंपीरियल गार्ड के साथ निकल जाता है। इंपीरियल गार्ड सोच रहा था ये बंदे का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब है, अगर मैं यहाँ पे इसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ और कुछ गलती हो जाती है तो बाद में एम्पर मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। इंपीरियल गार्ड बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे इमॉर्टल एलेक्सिर और डिवाइन रिफाइनिंग मेथड मिल गया। लू फेंग बोलता है मेरे पास कोई एलेक्सिर नहीं है, मेरे पास सिर्फ डिवाइन रिफाइनिंग मेथड है। इंपीरियल गार्ड बोलता है लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, वहाँ पे तक इमॉर्टल एलेक्सिर होना चाहिए था। लू फेंग बोलता है इंपीरियल गार्ड लगता है आपने इस वर्ड को ज्यादा नहीं देखा। इंपीरियल गार्ड बोलता है फिर तो सारे लोग यही मानेंगे कि तुम यहाँ पे एम्पर को धोखा दे रहे हो, आखिर तुम अपनी बात को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। लू फेंग बोलता है एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, मैंने एम्पर को धोखा दिया ही नहीं, हालांकि मास्टर क्यू यू लोग ने कोई भी रेडीमेड एलेक्सिर नहीं छोड़ा, लेकिन वहाँ पे एक डिवाइन रिफाइनिंग मेथड है जिसकी हेल्प से मैं एलेक्सिर बना सकता हूँ। लू फेंग सोच रहा था एम्पर चाहता कि वो अपनी उम्र बढ़ा ले, वैसे भी मेरे पास यहाँ पे डीमन ऑफ लाइफ के बहुत सारे साल है तो मेरे लिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, मैं एम्पर से यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ। इंपीरियल गार्ड बोलता कि तुम्हें कितना भरोसा है कि तुम यहाँ पे पिल को बना लोगे। लू फेंग बोलता कि सारे मेडिसिनल मटेरियल अवेलेबल है, मैं यहाँ पे 100% पिल बना लूंगा। साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता है मेरे पास यहाँ पे एम्पर का ट्रेजर है तो क्यों ना मैं उसको यहाँ पे लूट ही लूं, बहुत सारे महंगे महंगे मेडिसिनल मटेरियल होंगे जो कि मेरे आगे जाके काफी ज्यादा काम आएंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा नाटक करके उन सभी का यूज कर सकता हूँ। इंपीरियल गार्ड बोलता कि तुम डिवाइन रिफाइनिंग के बारे में कितना सीख पाए हो। लू फेंग बोला तुम बस मेरे को सेफली लेके चले जाओ, मैं सब कुछ 100% सीख गया हूँ। इंपीरियल गार्ड बोला तुम्हारे इनहेरिटेंस और तुम्हारे इमॉर्टल पिल की न्यूज हर जगह फैल चुकी है, तो जब तुम पैलेस के अंदर एंटर कर तुम्हें काफी ज्यादा सेफ रहना होगा। फिर सीन चेंज होता है और प्रिंस को दिखाया जाता है, प्रिंस को एक बंदा आके बोलता कि हमारे पास एक न्यूज आई है। इंपीरियल गार्ड जियाजी उस बंदे को लेके आ रहा है जिसके पास इमॉर्टल पिल है, और क्योंकि इंपीरियल गार्ड जियाजी की कल्टीवेशन ग्रैंड मास्टर के लेवल 6 तक पहुंच चुकी है, इसीलिए हमारे साइड से उनके लिए कोई भी ओपोनेंट नहीं बचा। तभी प्रिंस बोलता है फटाफट 10,000 डीमन किंगडम को कांटेक्ट करो, लेकिन वो बंदा बोलता है प्रिंस डेविल के साथ कोऑपरेट करना हमारे काफी ज्यादा बेकार हो सकता है, हम लोग को यहाँ पे कैसा काम करना है जिससे हम लॉन्ग टर्म चल सके। प्रिंस काफी स्पीड से आगे बढ़ते उसको किक मारता है, जबकि हम लोग यहाँ पे हारने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने की क्या जरूरत है। मैं जो कि बहुत सालों से चुपचाप से यहाँ पे बैठा हुआ था और मुझे हर एक चीज के लिए फादर और ब्रदर पे डिपेंड करना पड़ता है, और तभी यहाँ पे एक बंदा जो कि एलेक्सिर को देख के साइड बाय साइड किंग बनना चाहता है, और क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बुरी से फंस चुका हूँ इसीलिए मुझे सिर्फ 10,000 डीमन किंगडम बचा सकता है। तो मुझे एक बात है, क्या तुम मेरे काम करो कि मुझे हार्म करना चाहते हो। वो बंदा बोलता है नहीं प्रिंस आप मुझे गलत समझ रहे हैं, प्लीज मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए। फिर हम देखते हैं प्रिंस का गला दबाना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद उस बंदे को वहाँ पे फेंक देता है और बोलता है अगर कोई भी यहाँ पे मेरे वार्न के साथ 10,000 डीमन किंगडम के अंदर जाएगा तो उसको यहाँ पे काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसको गार्ड लेके जा रहे होते हैं। लू फेंग आराम से अंदर कॉप चैम के साथ बैठा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों पे कोई अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से अंदर लू फेंग को भी काफी परेशानी हुई होती है। बाहर सभी बोल रहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे पर अटैक करने की, तुम्हें पता है ना कि इंपीरियल
फैमिली की ऑफिशियल सेडान है। अगर तुम इसको रोकोगे तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। आखिर ये सब करने के पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या है? लू फेंग बोलता है क्या है, हमको लूटने के लिए कोई डीमन आया है। फिर हम देखते हैं लू फेंग अदरवर्ल्ड स्पेस खोलता है जिसके अंदर कॉफ चामन चली गई होती है। लू फेंग बोलता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लगता है मेरे स्टैट्स फ्री में बढ़ने वाले हैं। वो डीमन बोल रहा था मैंने सुना कि इमॉर्टल पिल का सक्सेसर आ चुका है, तो इसीलिए मैं बस यहाँ पे उससे मिलने के लिए आ गया। ये बोल के वो डीमन सेडान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू फेंग सेडान से बाहर निकल गया होता है। लू फेंग बोलता है कमीने डीमन, आखिर तेरी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर अटैक करने की? अगर मेरे इस हैंडसम चेहरे में बिल्कुल भी दाग लग गया होता तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। हम देखते हैं वहाँ पे एक क्रो डीमन होता है जो कि बोलता है कि तुम हो इमॉर्टल पिल के सक्सेसर, और अब क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इसलिए तुम कहीं भी नहीं जा सकते। लू फेंग बोलता अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इंपीरियल गार्ड बोलता है लू फेंग तुम उसके मैच नहीं हो, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी उससे फाइट नहीं करनी चाहिए। बाकी सारे गार्ड ही बोलने लगते हैं हाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे। लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मुझसे दूर हो जाना। लू फेंग जैसे काउंटिंग स्टार्ट करता है इंपीरियल गार्ड उसे छोड़ देता है। इंपीरियल गार्ड बोलता है मैं इसकी पावर को देख के काफी शर्मिंदा हूँ, आखिर किसी की सोल इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। फिर हम देखते हैं लू फेंग अपनी एनर्जी को और ज्यादा रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से आसपास के सारे गार्ड उड़ गए होते हैं। क्रो डीमन को भी लू फेंग की पावर फील होती है। क्रो डीमन बोलता है कि एनर्जी गैदरिंग रियलम का 8 लेवल का बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लू फेंग क्रो डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है तुम मुझसे अब मान मांगने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। क्रो डीमन बोलता है कि तुम्हें अपने बारे में क्या गलतफहमी है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? तुम तो अपने एनर्जी गैदरिंग रियलम के 8 लेवल पे हो जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं। लू फेंग बोलता तुम्हारी जो हालत होगी उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि तुमने यहाँ पे पड़ी लकड़ी ली है। फिर हम देखते हैं ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं और वहीं इंपीरियल गार्ड और बाकी सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। लू फेंग की बातों से परेशान होके क्रो डीमन अपने फायर क्रोज को लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही वो सारे क्रो लू फेंग टकराने वाले होते हैं अचानक से लू फेंग के सामने इंपीरियल गार्ड आ जाते हैं। वो वहाँ पे उन सारे अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। इंपीरियल गार्ड बोलता है फटाफट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो ताकि हम लोग लू फेंग यहाँ से सेफली लेके जा सके। इंपीरियल गार्ड बोलता है ये एनिमी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, मुझे तो यहाँ पे मर्डर इंटेंट फील हो रहा है, क्या वो मेरा इल्यूजन है? लू फेंग बोलता है इंपीरियल गार्ड आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मैं यहाँ पे इसको बहुत इजीली संभाल लूंगा। साथ ही में लू फेंग सोच रहा था मैं यहाँ पे मार खाने वाला था और मैं यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होता, पता नहीं आखिर इंपीरियल गार्ड कहाँ से आ गया। इंपीरियल गार्ड बोलता है ये मेरी ड्यूटी है कि मैं यहाँ से तुमको सेफली लेके जाऊँ, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं किसी भी मॉन्स्टर को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। लू फेंग बोलता है इंपीरियल गार्ड आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी जो सोल पावर है आपसे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मैं इस मॉन्स्टर को बहुत इजीली संभाल सकता हूँ। इंपीरियल गार्ड बोलता है यहाँ पे सोल पावर की बात नहीं है, मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता। तभी सारे बंदे इंपीरियल गार्ड को बोलते हैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन तैयार हो चुकी है। तभी इंपीरियल गार्ड लू फेंग को उठा के फटाफट टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लू फेंग सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता था, सच में मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब है कि यहाँ पे इंपीरियल गार्ड है। वहीं ये सब देखे क्रो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर हमें एक माउंटेन का टॉप का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बंदे बोल रहे थे हम लोग सेडान को टेलीपोर्ट करना तो भूल ही गए, अब हम लोग यहाँ पे मिस्टर लू को लेकर कैसे जाएंगे। वैसे मिस्टर लू और इंपीरियल गार्ड है कहाँ पे? यहाँ तक मुझे याद है वो लोग टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर आए थे। फिर हम देखते जब वो बंदा पेड़ के पीछे देखते तो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि लू फेंग और इंपीरियल गार्ड काफी अजीब पोजीशन में गिरे होते हैं। लू फेंग अपनी आंखें खोलता तो काफी परेशान हो गया होता है, वो बोलता है आखिर इतनी बड़ी चीज क्या है। फिर वो फटाफट से वहाँ से भागता है, तभी वहाँ पे एक बंदा दौड़ते हुए आता है। लू फेंग उससे पूछता है आखिर हम लोग वापस कैसे जाने वाले हैं। इंपीरियल गार्ड बोलता है मिस्टर लू आप थोड़ा उनको मौका दीजिए कि वो लोग यहाँ पे कुछ कर सके, क्योंकि अगर हम लोग वैसे भी आपको पैलेस में लेके नहीं जाएंगे तो हम लोग को काफी खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी। लू फेंग बोलता है ठीक है मैं वहाँ पे खुद से नहीं जाऊंगा जब तक तुम लोग मुझे लेके नहीं जाते। वैसे वो सेडान तो गायब हो चुकी है तो आखिर हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे। वो सारे गार्ड बोलने लगते हम लोग को यहाँ पे एक टेम्परेरी सेडार बनानी होगी। लू फेंग सोचता है पहले मैं इन लोग से फटाफट से पैलेस के अंदर जाता हूँ, एक बार मैं वहाँ पे साइड बाय साइड किंग बन गया तो मुझे काफी सारे डीमन से फाइट करने का मौका मिलेगा। फिर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे एक टेम्परेरी सेडान बना के लेके आ गए होते हैं, लेकिन अचानक से कोई उस सेडान के ऊपर अटैक करके उसको तोड़ देता है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे डीमंस आ गए होते हैं जो कि बोल रहे थे कि फटाफट से लू फेंग को पकड़ लो। इंपीरियल गार्ड फटाफट से लू फेंग के आगे आता है और बोलता है यहाँ पे बहुत सारे डीमंस हैं, और साथ ही में इंपीरियल गार्ड सोच रहा होता है लोग वापस से फॉर्मेशन को नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी बाकी सारे गार्ड काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं। इंपीरियल गार्ड बोलता है मैं इन डीमंस को यहाँ पे रोक के रखता हूँ, तब तक आप यहाँ से निकल जाइए। लू फेंग बोलता है यहाँ पे बहुत सारे मास्टर लेवल के डीमन है, लेकिन आखिर ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे इतनी पावर है कि मैं इन सभी को अकेले डिस्ट्रॉय कर सकूं। अब मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ अगर तुम मुझे इस बार रोकोगे मैं यहाँ पे तुमको भी नहीं छोड़ने वाला। वो डीमंस बोलता है लगता है बंदा हमें काफी ज्यादा कम समझ रहा है। वैसे एक डीमन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है तुम्हें अपने एरोगेंस के लिए पे ऑफ करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग अपनी आइस को एक्टिवेट करता है और बोलता है सारे डीमन फटाफट से अपने घुटनों पे आ जाओ। तो वो जो डीमन लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है वो अचानक से रुक जाता है। ये देख के वो सारे डीमन बोल रहे होते हैं उस कमीने ने हमारे बॉस को कंट्रोल कर लिया है, चलो फटाफट से हम चल के बॉस की हेल्प करते हैं।
अभी उनका बॉस पीछे घूमते हुए बोलता है नहीं तुम लोग आगे मत आना। इन उन सारे डीमंस को भी सांस आना बंद हो जाती है। लू फेंग गुस्से में बोलता है मैंने तुमसे कहा कि फटाफट से अपने घुटनों पे आ जाओ। हम देखते वो जो बॉस होता है वो अपने घुटनों पे आ गया होता है। लू फेंग बोलता है आखिर एक प्रिंस बनना इतना मुश्किल क्यों होता है, अगर एक छोटे टाउन का लड़का जो कि अपने मेहनत से क्राउन तक पहुंच गया आखिर इससे बाकी सारे लोग क्यों जली हुई है। हम देखते वो जो बॉस होता है वो कांप रहा होता है, बोलता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लू फेंग बोलता है आखिर तुम डीमंस उस छोटे टाउन के लड़के के पीछे क्यों पड़े हो। वो बॉस बोलता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम बिल्कुल गलत थे, प्लीज हमको जाने दीजिए, हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। सच में हम लोग बहुत बड़े बेवकूफ है जो आपके ऐसे महान प्रिंस के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा। लू फेंग बोलता क्या मुझे तुम लोग को जाने देना चाहिए, वहीं अगर मैं इतना पावरफुल नहीं होता तो क्या तुम मुझे जाने देते। वो बॉस बोलता अगर आप मुझे यहाँ से जाने देते हैं आप जो बोलेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लू फेंग बोलता तुम मेन पॉइंट में बहुत ज्यादा लेट आए, अपने नेक्स्ट लाइफ के अंदर किसी के ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचना कि कहीं वो बंदा लू फेंग इतना पावरफुल ना निकल जाए। ये बोल के लू फेंग उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। उस अटैक से वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बन गई होती है। इंपीरियल गार्ड सोच रहा था इस बंदे की एबिलिटी कोई मजाक नहीं है, सच में ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और प्रिंस बनने के लायक है। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ से आराम करने के लिए जा रहा हूँ, आज मुझे डीमंस ने काफी ज्यादा परेशान कर दिया। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाया जाता है लू फेंग आराम से शटडाउन के अंदर बैठा होता है, उन सारे डीमंस की स्पेस रिंग को देखते हुए बोल रहा होता है सच में ये डीमंस काफी बड़े चोर है, इन लोगों के पास काफी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट पड़े हैं लेकिन इनमें से किसी के पास भी स्पिरिचुअल वेपन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइफ के अंदर तुम अच्छे से रहना, तुम्हारी स्पेस रिंग को कोई और छीन ना पाए। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग एलेक्सी को निकाल के पी लेता है। लू फेंग को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है इमॉर्टल एलेक्सी के डिसेंडेंट आखिर तुम कहाँ पे हो। लू फेंग बोलता है ये आवाज, इस आवाज को मैं पहले भी सुन चुका हूँ। हम देखते हैं बाहर क्रो डीमन आ गया होता है और डायरेक्टली लू फेंग के ऊपर अटैक करता है जिससे लू फेंग की कैच टूट जाती है और लू फेंग चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। लू फेंग बोलता है क्रो डीमन आखिर तुम वापस आ गए और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। क्रो डीमन बोलता है मैंने यहाँ पे सारे लोग को मार दिया इसलिए तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं है, अगर तुम मेरे सामने घुटनों पे आ जाते हो तो मैं शायद तुम्हारे पर मर्सी दिखा दूं। लू फेंग बोलता आखिर तुम्हारा एग्रेशन कहाँ गया, तुम इतनी अच्छी तरह से बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे मुझसे काफी ज्यादा डर लग रहा है। क्रो डीमन बोलता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम यहाँ से भागने का ट्राई मत करो, मैं यहाँ पे कल से बहुत ही मेहनत से तुम लोग को ढूंढ रहा हूँ, ढूंढने के चक्कर में काफी ज्यादा परेशान हो गया। लू फेंग बोलता है लगता है तुम्हें मरने का काफी ज्यादा शौक है इसीलिए तुम मुझे ढूंढ रहे थे। लू फेंग बोलता है ठीक है चलो देखते हैं आखिर तुम्हारे पास कैसी एबिलिटी है। फिर हम देखते हैं लू फेंग अपने सोल पावर को रिलीज करता है, उसको रेजिस्ट करने में क्रो डीमन को भी दिक्कत हो रही होती है। क्रो डीमन बोलता है आखिर इस बंदे का सोल प्रेशर इतना ज्यादा क्यों है, बंदा यहाँ पे बहुत ही कम लेवल पे है लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला क्योंकि इसके बदले में जो मुझे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर लू फेंग अपने सोल से बने काफी सारे हाथ बाहर निकालता है जिसको देख के क्रो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लू फेंग अपने सारे सोल से बने हुए हैंड से अटैक करता है लेकिन क्रो डीमन उन सारे अटैक को अपने फायर शील्ड से ब्लॉक कर रहा होता है। क्रो डीमन सोचता है इस बंदे के सोल पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर बात करी जाए मेरी तो मैं बिल्कुल भी इसका मैच नहीं हूँ, अगर मुझे यहाँ पे इसे जीतना है तो मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं क्रो डीमन अपने फायर एनर्जी को कंडेंस करते हुए बहुत बड़ा फायर बॉल बना लेता है। लू फेंग बोलता है एक फायर बॉल, इसका मतलब ये मुझे हिट करने वाला है। क्रो डीमन बोलता है तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं बनना चाहिए था और मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। जैसे ही वो अटैक लू फेंग से हिट होता है लू फेंग के पास में नोटिफिकेशन आती है आपके ऊपर यहाँ पे क्रो डीमन ने अटैक किया है इसीलिए आपका फायर एट्रीब्यूट लगातार 10,000 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है, आपकी फायर कंट्रोल एबिलिटी लिमिट पहुंच चुकी है। इसीलिए सिस्टम का कांग्रेचुलेट करता है कि आपका फायर कंट्रोल का टैलेंट अपग्रेड होकर फायर डिस्ट्रॉय द बॉडी बन चुका है। लू फेंग बोलता है सिस्टम के सारी पावर खत्म हो चुकी है। सिस्टम बोलता है हाँ इसके फायर एट्रीब्यूट की सारी पावर खत्म हो चुकी है। लू फेंग बोलता है इसका मतलब ये मॉन्स्टर मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है। सिस्टम बोलता है हाँ ये मॉन्स्टर बिल्कुल यूजलेस है। लू फेंग अपने पंच के ऊपर फायर को कंडेंस करते हुए क्रो डीमन को काफी ज्यादा पंच मारता है जिससे क्रो डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो सीधे जाकर पेट टकराता है। लू फेंग के पंच मारने की वजह से क्रो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और बोलता है तुम अपने एनर्जी गैदरिंग रीजन के 8 लेवल पे हो तो आखिर तुम्हारी सोल इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, तुम्हारी बॉडी एक ड्रैगन के बराबर पावरफुल है, साथ ही में तुम्हारे पास फायर की एबिलिटी भी है, आखिर तुम हो कौन। लू फेंग बोलता है अगर तुम जानना ही चाहते कि मैं कौन हूँ तो मैं तुम्हारा पापा हूँ जो कि आज अपने बेटे की बहुत ही बुरी से पिटाई करने वाला है। वो क्रो डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। क्रो डीमन बोलता है मैं ग्रेट डीमन हूँ जो कि अपने ग्रैंड मास्टर रियलम के 6th लेवल पे है, मैं अभी तक सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक करा था इसीलिए तुम इतना एरोगेंट बन पाए, ये जगह तब तक ब्लॉक रहेगी जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते, मैं देखता हूँ आखिर तुम ऐसे कैसे भाग पाते हो। लू फेंग बोलता है ठीक है ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुमको खत्म करने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बच्चे बाद में तुम रोना मत कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें काफी ज्यादा बुली कर दिया। हम देखते हैं लू फेंग आसमान के अंदर आई ऑफ द स्काई फॉक्स फेंकता है और वो जो ब्लॉक होता है वो पूरे से रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है। लू फेंग बोलता है अभी जगह को मैंने ब्लॉक करके रखा है, जब तक तुम मुझे नहीं हरा देते तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और अब तुम यहाँ से कहीं भी भाग नहीं पाओगे। फिर वो क्रो डीमन वापस अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। लू फेंग को काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू फेंग सोच रहा था आखिर डीमन इतना क्यों फुदक रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये मुझे और ज्यादा एबिलिटी दे सकता हो, वैसे भी ये अपने ग्रैंड मास्टर रियलम के 6th लेवल पे है, क्या पता मैं इसका फिजिकल अटैक डायरेक्टली अपनी बॉडी के ऊपर लूं तो मेरी जो इंटरमीडिएट लेवल की ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी है वो वापस से अपग्रेड हो जाए। फिर हम देखते हैं लू फेंग डायरेक्टली क्रो डीमन का अटैक लेने लगता है
क्रो डीमन बोलता लगता है डिसेंडेंट ऑफ इमोर्टल पिल यहाँ पे बड़ी बड़ी फेंक रहा था और वो रियलिटी में बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। तुम यहाँ पे इतने ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे लेकिन मेरे अटैक करने पे तुम वापस अटैक भी नहीं कर पाए। लू फैंग बोलता है इसने मुझे यहाँ पे हिट किया लेकिन फिर भी सिस्टम की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। इसका मतलब ये तो नहीं कि सच में ये बंदा मेरे किसी भी काम का नहीं। अगर ऐसी बात है तो मुझे इसकी हिट लेने की कोई जरूरत नहीं। लू फैंग अपने पंच के ऊपर एनर्जी को कंडेंस करते हुए बोलता है अगर मुझे पहले से पता था कि तुम इतने यूजलेस हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता। फिर हम देखते हैं लू फैंग को पंच मारते हुए आगे बढ़ जाता है। क्रो डीमन बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं कि तुम मुझे मार सको। लेकिन तभी अचानक से क्रो डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सोच रहा था अचानक से इसकी पावर ग्रैंड मास्टर रीलन के सेकंड लेवल पे कैसे आ गई। सच में कोई बंदा अपनी पावर को इतनी जल्दी इंक्रीज कर सकता है या फिर ये अभी तक अपनी पावर को हाइड कर रहा था। हम देखते हैं लू फैंग के पीछे एनर्जी से बना ड्रैगन भी आ गया होता है। लू फैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई वीक ह्यूमन बीइंग हूँ। क्रो डीमन अपने फेदर से लू फैंग के ऊपर अटैक करता है लेकिन लू फैंग उसके फेदर को पकड़ लेता है और बोलता है लगता है मैं तुम्हें काफी वीक लग रहा हूँ, अब तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग कैसा होता है। लू फैंग को बताया जाता है कि आपके ऊपर क्रो डीमन ने अटैक किया है इसीलिए आपका डिफेंस 10,000 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है और वहीं पे आपका फायर एट्रीब्यूट भी 10,000 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। लू फैंग सोचता कि ये क्या हो रहा है, अभी तो सिस्टम ने बोला था कि यूजलेस है तो आखिर इसकी वजह से मेरे एट्रीब्यूट क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। सिस्टम लू फैंग को बताता कि ये जो क्रो डीमन है इसके डिफरेंट फॉर्म है, जितने डिफरेंट फॉर्म से अटैक करेगा उतने ज्यादा आपके एट्रीब्यूट इंक्रीज होंगे। लू फैंग बोलता है इसका मतलब फ्यूचर के अंदर मैं डीमंस के मल्टीपल मोड को यूज कर पाऊंगा। सिस्टम बताता कि आप जो बोले वो बिल्कुल ठीक है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लू फैंग बोलता है क्रो डीमन तुम अपना काम कंटिन्यू रखो। क्रो डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और बोलता है तुम काफी एरोगेंट हो रहे हो। फिर वो वापस से लू फैंग के ऊपर अपने फेदर से अटैक करता है। लू फैंग के पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपके डिफेंस और फायर एट्रीब्यूट के अंदर लगातार 10,000 पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। क्रो डीमन सोच रहा था कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये अपनी जगह से मूव भी नहीं कर रहा, मेरे सारे अटैक को डायरेक्टली अपनी बॉडी के ऊपर ले रहा है। लू फैंग बोलता है क्रो डीमन मुझे एक बात बताओ क्या तुम्हारे पास और कोई फॉर्म है। लू फैंग बोलता है नहीं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन फॉर्म है और एक आर्कटाइप फॉर्म है, मेरे पास और कोई फॉर्म बाकी नहीं है। लू फैंग बोलता है इसका मतलब तुम मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस हो। फिर लू फैंग क्रो डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू फैंग की पावर को देख के क्रो डीमन वहां से भागने लगता है और सोचता है कि ये बंदा अपने ग्रैंड मास्टर रीलन के सेकंड लेवल से थर्ड लेवल पे इतनी जल्दी आ गया, इस बंदे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसके साथ फाइट करना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हम देखते हैं लू फैंग काफी स्पीड से उसके आगे आ गया होता है। क्रो डीमन बोलता है बच्चे अब मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए। लू फैंग बोलता है काफी सरप्राइज की बात है क्या तुम्हारे पास यहाँ पे कोई और अटैक है। क्रो डीमन अटैक करते हुए बोलता है मैं तुम्हें बताना भूल गया यहाँ पे जो भी गार्ड्स थे वो पॉइजन की वजह से नहीं मरे कि उन लोगों को पॉइजन देने के बाद मैंने उन लोगों पर अटैक किया, अब उसी अटैक को तुम यहाँ पे झेलने वाले हो। मैंने अपने फायर एट्रीब्यूट को डार्क एट्रीब्यूट के साथ मर्ज करके यहाँ पे एक घोस्ट पावर जनरेट करी है और उससे तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हूँ। लू फैंग बोलता लगता है यहाँ पे मेरा थोड़ा और फायदा होने वाला है, तो कोई बात नहीं करो करो अटैक करो, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। क्रो डीमन के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। लू फैंग के पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपके ऊपर यहाँ पे क्रो डीमन ने अटैक किया है इसीलिए आपका फायर एट्रीब्यूट लगातार 10,000 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है और आपका फायर एट्रीब्यूट लिमिट पे पहुंच चुका है, इसीलिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि आपकी जो फायर स्पिरिट बॉडी है वो अपग्रेड होकर फायर गॉड बॉडी में चेंज हो चुकी है। लू फैंग को आगे बताया था कि गॉड ऑफ फायर फ्लेम्स को कंट्रोल करते हैं तो अपने हिसाब से किसी फ्लेम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लू फैंग उस फायर से बाहर निकलता है और बोलता है मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुम्हारे पास यहाँ पे कौन सी और फॉर्म बाकी है। क्रो डीमन बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच पाए। लू फैंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ लेकिन उसके बाद जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर भी तुम्हें देना पड़ेगा। लू फैंग अपने हाथ के ऊपर घोस्ट फायर को कंडेंस कर लेता है। ये देख के क्रो डीमन बोलता है कि तुम घोस्ट फायर का यूज कैसे कर सकते हो। लू फैंग उस घोस्ट फायर से क्रो डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। लू फैंग बोलता है तुम यहाँ पे जो भी करना है करो, मैं यहाँ पे अब और नहीं रुकने वाला। साथ ही मैं सोच रहा था इसने घोस्ट फायर की हेल्प से ब्लैक लोटस बनाया है, अगर ये ब्लैक लोटस मेरे ऊपर हिट हो जाता है मैं कोई बेवकूफ नहीं जो कि अपनी जान को यहाँ पे खतरे में डालेगा। अभी हम देखते हैं वो जो ब्लैक लोटस होता है वो वहाँ पे आगे गिरता है जिसे देख के क्रो डीमन काफी ज्यादा डर गया होता है। लू फैंग बोलता है क्या तुम रोड पे बिना देखे चलते हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरे की बात है, यहाँ पे रोड पे तो कुछ भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं लू फैंग वापस से घोस्ट फायर की हेल्प से ब्लैक लोटस बनाने लगता है और उस ब्लैक लोटस से वापस से क्रो डीमन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन क्रो डीमन उस अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेता है। फिर लू फैंग वापस से क्रो डीमन के ऊपर ब्लैक लोटस से अटैक करता है। क्रो डीमन उस अटैक को अपनी शील्ड की हेल्प से ब्लॉक करता है लेकिन ब्लैक लोटस के टकराते ही वो शील्ड वहीं पे टूट जाती है। क्रो डीमन की हालत काफी खराब हो गई होती है और वो अपने घुटनों पे आता है। लू फैंग बोलता है ठीक है तो मैं तुमसे यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, मुझे फटाफट से बताओ तुम्हारे पास यहाँ पे और कितने फॉर्म है, तुम्हारे आर्क टाइप और ह्यूमन फॉर्म को छोड़ के क्या तुम्हारे पास और कोई थर्ड फॉर्म है। क्रो डीमन बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, वैसे मुझे एक बात आखिर ये फॉर्म होती क्या है। लू फैंग बोलता है मैं ये बात तो भूल ही गया था कि तुम डीमंस के अंदर ज्यादा कुछ कल्चर नहीं होता, चलो छोड़ो जो भी है मैं यहाँ पे इंपीरियल सिटी जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे जाकर कुछ सोचूंगा, अभी के लिए फटाफट से उठो मेरे को हिट करना स्टार्ट करो। क्रो डीमन कांपते हुए बोलता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको हिट कर सकूं। लू फैंग बोलता अगर तुम मुझे यहाँ पे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारा सूप बना के खा जाऊंगा। मैं तुमसे यहाँ पे वापस पूछता हूँ क्या तुम मुझे यहाँ पे हिट करोगे या नहीं। क्रो डीमन डरते हुए बोलता नहीं मैं हिट करूंगा, प्लीज आप मुझे मत मारिए।
फिर हम देखते हैं क्रो डीमन लू फेंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो काफी धीरे से अटैक कर रहा होता है। लू फेंग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, आखिर तुम इतने धीरे से क्यों मार रहे हो। क्रो डीमन सोच रहा था इस बंदे ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया, इसका मतलब सच में चाहता है कि मैं इसको हिट करूं। आगे अब तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। फिर हम देखते हैं वो लू फेंग के ऊपर काफी देर हिट लगाता है। सिस्टम लू फेंग को नोटिफिकेशन देता है कि आपके ऊपर क्रो डीमन ने अटैक किया है, इसी वजह से आपके डिफेंस को 20,000 पॉइंट्स इंक्रीज किया जाता है। लू फेंग सोच रहा था आखिर ये डिफेंस लिमिट तक क्यों नहीं पहुंच रही, आखिर मुझे यहाँ पे और कितनी देर मार खाना पड़ेगा, मैं मार खाते खाते काफी परेशान हो चुका हूँ। लू फेंग फिर क्रो डीमन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, आखिर तुम मुझे और जोर से क्यों नहीं मार रहे, अगर तुमने अब मुझे सही से हिट नहीं किया तो मैं तुम्हें उल्टा हिट करूंगा। लू फेंग उसको काफी ज्यादा पंच मारता है, बोलता है अगर मुझे वापस ये बात बोलनी पड़ी तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। क्रो डीमन बोलता है नहीं आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आ रहा हूँ आपके ऊपर अटैक करने के लिए। क्रो डीमन लू फेंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लू फेंग को कुछ भी नहीं हो रहा होता। लू फेंग बोलता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, फटाफट से अटैक करो। आधे घंटे बाद हम देखते हैं क्रो डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, वो वहाँ पे रोते हुए बोल रहा था मुझसे नहीं होगा। लू फेंग बोलता है मुझे लगता है मैं लिमिट पहुंच चुका हूँ, तुम बस थोड़ा बहुत और अटैक करोगे तो मेरा काम हो जाएगा। क्रो डीमन बोलता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको और नहीं मार सकता, आपको मारते मारते मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होने वाला। लू फेंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, चलो फटाफट से मेरे ऊपर अटैक करो, एक अटैक तो और बनता ही है। क्रो डीमन बोलता है सर मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी है, मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, मैं आपको और नहीं मार सकता, अगर मैंने आपको और मारा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। लू फेंग बोलता तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मुझे मारो तो तुम्हें मारना पड़ेगा। क्रो डीमन बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है, बोलता है ठीक है सर मैं आपके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद सीधे जाकर लू फेंग टकरा जाता है। लू फेंग बोलता है तुम्हारे अटैक किसी भी काम के नहीं आ रहे। हम देखते हैं क्रो डीमन आराम साइड में बैठ गया होता है। लू फेंग बोलता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहला डीमन ऐसा देखा है जो कि दूसरों को मारते मारते अनकॉन्शियस हो गया हो, सच में तुम एक बहुत ही कचरा डीमन हो। क्रो डीमन बोलता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं पता मैं आपके ऊपर कैसे अटैक करूं, मैंने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया है। तभी लू फेंग के पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपके ऊपर यहाँ पे क्रो डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपका डिफेंस प्लस 10,000 पॉइंट्स इंक्रीज होता है। क्योंकि आपने डिफेंस की लिमिट पे पहुंच चुके हो, इसीलिए सिस्टम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेगा। आपकी जो इंटरमीडिएट लेवल की ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी है वो अब अपग्रेड होके एडवांस लेवल की ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी बन चुकी है। लू फेंग काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है आखिरकार मेरा लेवल अप हो ही गया, मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अब ग्रैंड मास्टर रियलम के 6th लेवल पे पहुंच चुकी है। लू फेंग बोलता है क्रो डीमन क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा लेवल अप हो पाया, इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ता हूँ, और क्योंकि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है इसीलिए तुम फटाफट से एलेक्सी को खा लो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं क्रो डीमन अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि लू फेंग अभी भी उसके सामने खड़ा है। लू फेंग बोलता है क्योंकि अब तुम ठीक हो चुके हो, चलो हम वापस से काम पे लग जाते हैं। क्रो डीमन बोलता है सर मैंने अपनी डीमन पावर खो दी है, मुझे अभी इसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैं अगर आपके ऊपर अटैक करूंगा अभी तो भी आपका कुछ फायदा नहीं होगा। लू फेंग बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। क्रो डीमन बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी डीमन पावर नहीं बची। लू फेंग बोलता है मुझे तुम्हारे पास बिल्कुल भरोसा नहीं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या फिर तुम मुझे मारो या फिर मैं तुम्हें मार देता हूँ। क्रो डीमन सोच रहा था आखिर ये बंदा कैसा है, उसको यहाँ पे डीमन से मार खाने में काफी मजा आता है। क्रो डीमन बोलता सर क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आखिर मुझे यहाँ पे किसने भेजा है, आखिर आपके ऊपर यहाँ पे मेरे से कमीने डीमन ने अटैक क्यों किया, इसके पीछे जो भी बंदा है वो इंपीरियल सिटी से ही बिलोंग करता है, साथ ही में आखिर आप कहाँ पे है उसकी न्यूज हमें किसने दी। लू फेंग बोलता है ठीक है मुझे बताओ आखिर ऐसा क्यों हुआ और कौन इन सबके पीछे है। क्रो डीमन बोलता है सर प्लीज आप मुझे मारना मत, मैं यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लू फेंग बोलता है मुझे फ्रस्ट्रेट करना बंद करो, ऑलरेडी मेरे ऊपर अटैक नहीं करा तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बस फटाफट से ये बताओ कि आखिर अटैक कराने वाला कौन था। क्रो डीमन बोलता है वो ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का प्रिंस है, उसने 10,000 डीमन किंगडम को कांटेक्ट किया, बोला कि अगर हम ये काम करते हैं तो हमें काफी अच्छे रिवॉर्ड देगा। लू फेंग अपने हाथ के ऊपर एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है ठीक है तुम्हारा आंसर मुझे मिल गया, अब मुझे नहीं लगा तुम्हारे जीने कोई मतलब है। क्रो डीमन बोलता है सर प्लीज आप मुझे मत मारिए, मैं अभी भी आके काफी ज्यादा काम आ सकता हूँ, मुझे पता है कि आप एक सेडान के अंदर आए थे जो कि अब टूट चुकी है, तो मैं यहाँ पे आपको अपने ऊपर बैठा के इंपीरियल सिटी तक लेके जा सकता हूँ। लू फेंग बोलता तुम बस अपने ग्रैंड मास्टर रियलम के 6th लेवल पे हो और तुम्हारे ऊपर राइड करने में उतना मजा भी नहीं आएगा, पूया के ऊपर राइड करने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि तुम मेरे बिल्कुल भी काम के नहीं रहे। डीमन बोलता सर मेरे पास यहाँ पे गोल्डन क्रो ब्लड है, इसी वजह से मेरे पास इतनी अच्छी फायर कंट्रोल एबिलिटी है, मेरे ऊपर राइड करना या फिर गोल्डन क्रो के ऊपर राइड करना इसमें कुछ खास अंतर नहीं होगा। लू फेंग बोलता तुमको एक्सेप्ट करना ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, उससे पहले मुझे 10,000 डीमन किंगडम के बारे में बताओ। लू फेंग सोच रहा था 10,000 डीमन किंगडम जहाँ पे बहुत सारे डीमन होंगे, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। तो डीमन बताता है 10,000 डीमन किंगडम ये एक डीमन की कंट्री है और साथ ही में सबसे बड़ी डिमोनिक फोर्स भी। जब आप लियांजी माउंटेन के पास से गुजरते हैं तो वहाँ पे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के वेस्ट में 10,000 डीमन किंगडम है, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पे लेके जा सकता हूँ। लू फेंग बोलता है ठीक है मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें मेरे सामने एक कसम खानी होगी। ये बात सुन के क्रो डीमन काफी ज्यादा शॉक होता है, बोलता है क्या एक कसम, कि किस तरह की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। लू फेंग बोला तुम्हें मेरे सामने ये कसम खानी होगी कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे। क्रो डीमन बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आज से मैं आपको सर्व करूंगा और आपके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा।
अगर मैं कभी भी आपकी बात ना मानूं तो मेरे ऊपर लाइटनिंग गिर जाए और मैं बहुत ही बुरी तरीके से मर जाऊं। तभी हम देखते हैं लू फेंग डीमन ऑफ ओथ का स्क्रोल बाहर निकालता है और क्रो डीमन के साथ कांटेक्ट कर लेता है। क्रो डीमन बोलता है मास्टर क्या आप सेटिस्फाइड है, क्या आपको यहाँ पे मेरे ऊपर भरोसा हो गया। लू फेंग बोलता है ठीक है, आज से मैं तुम्हारे पर राइड करूंगा। क्रो डीमन सोच रहा था तुम्हें क्या लगा था कि मैंने यहाँ पे जो भी बोला वो सच है, टाइम आते ही मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लू फेंग कहता है स्माइल करना बंद करो, अगली बार जब तुम कोई भी प्लान बनाओ तो ऐसे स्माइल मत करना। क्रो डीमन जब अपने आसपास देखते तो वहाँ पे रेड कलर के थ्रेड्स होते हैं। लू फेंग बोलता है यहाँ पे मेरी तरफ देखो, ये सारे थ्रेड्स मेरे से कनेक्टेड है। तो डीमन सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये थ्रेड्स मैंने पहले देख रखे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये डीमन ऑफ ओथ के थ्रेड्स है। इसका मतलब लू फेंग क्या तुम एक डीमन हो। लू फेंग बोलता है अपना मुंह बंद करो, अब तुम एक प्रिंस के साथ में हो, इसलिए कुछ भी सोचने या करने से पहले 10 बार सोचना। अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें मार के लटका दूंगा। क्रो डीमन बोलता है लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे आपकी ट्रू फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। लू फेंग बोलता है किंग को यहाँ पे लो प्रोफाइल रखने में काफी ज्यादा मजा आता है ताकि कोई भी यहाँ पे उसको ना पहचान सके। क्रो डीमन बोलता है लॉर्ड मुझे समझ में आ गया, आज से आप जो भी बोलेंगे मैं वही करूंगा। लू फेंग बोलता तुम अभी के लिए जा सकते हो, मुझे किसी की भी राइड की जरूरत नहीं, जाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे एक काम देना चाहता हूँ। लू फेंग बोलता तुम्हें यहाँ से सीधे डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर जाना है और वहाँ पे मास्टर ली नाम का एक डीमन स्लेयर साथ में सूमी नाम की एक फॉक्स डीमन होगी, उससे मिलना है। तुम्हें वहाँ पे जाकर उनके काम के अंदर हेल्प करनी होगी। तो डीमन बोलता है क्या मैं भी चला जाऊँ। लू फेंग बोलता तुम यहाँ पे आराम करके भी जा सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना मुझे ज्यादा वेट करने की आदत नहीं है। फिर हम देखते हैं क्रो डीमन वहाँ से निकल जाता है और वो सोच रहा होता है मैं एक बहुत ही बड़ा डीमन बन चुका हूँ जिसके ऊपर लॉर्ड डीमन का हाथ है। अगर मैं यहाँ पे लॉर्ड का बहुत ही लॉयल बंदा बनता हूँ तो मेरा फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी तेजी से एक बंदा आता है। लू फेंग सोच रहा होता है इसके अंदर की एनर्जी में फील कर पा रहा हूँ, कम से कम ग्रैंड मास्टर रीलन के पीक पे है। हम देखते हैं इंपीरियल सिटी का वही ओल्ड मैन होता है। लू फेंग बोलता है क्या हुआ, फिर आप इतनी तेजी में क्यों आए, हमारे ऊपर यहाँ पे 10,000 डीमन वालों ने अटैक कर दिया और मुझे मारने का ट्राई किया। इंपीरियल गार्ड और बाकी सोल्जर मारे गए, लेकिन इससे पहले वो मुझे मार पाता यहाँ पे एक मिस्टीरियस बंदा आ गया था जिसने मुझे उस मॉन्स्टर से बचा लिया और उसके बाद मिस्टीरियस बंदा चला गया। ओल्ड मैन बोलता है क्या मिस्टीरियस बंदा, आखिर वो था कौन, इस मिस्टीरियस बंदे के बारे में मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। फिर वो ओल्ड मैन एक पोर्टल ओपन करता है और लू फेंग को कैपिटल के अंदर लेके आ जाता है। ओल्ड मैन बोलता है फटाफट से एम्परर के पास चलो, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। लू फेंग सोच सकते काफी ज्यादा परेशान है, इसका मतलब एम्परर बस मरने के कगार पे है। ओल्ड मैन बोलता है मैं लू फेंग को यहाँ पे लेके आ गया। लू फेंग वहाँ पे एम्परर को ग्रीट करता है, यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रीलन का पीक का बंदा मरने के कगार पे पड़ा है। बोलते प्लीज मुझे एलेक्सिर दे दो, मैं अपने लोग का भला करना चाहता हूँ। लू फेंग बोलता है मेरे पास कोई एलेक्सिर नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई रिफाइन करने का मेथड है। लू फेंग सोच रहा था जितने स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे उतना ज्यादा वेल्थ मिलेगी, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके अपनी बात को रखना होगा ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं। तभी हम देखते हैं वो बंदा जो कि एम्परर के पास होता है वो बोलता है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि यहाँ पे रिवॉर्ड कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, भले ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो लेकिन तुम इतनी एरोगेंस से बिहेव नहीं कर सकते। लू फेंग बोलता है मेरे सामने से घूरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पे मार भी देते हो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे पास भले यहाँ पे इमोर्टल एलेक्सिर ना हो लेकिन मुझे पता है उसको रिफाइन कैसे करते हैं। बंदा बोलता है क्योंकि हमारे एम्परर अभी बेड पे पड़े हुए हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनके बिहाफ में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर यहाँ पे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। वो ओल्ड मैन बोलता है प्लीज आप शांत हो जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी हम देखते वो अपनी सोल पावर से लू फेंग के हाथ और पैरों को बांध देते हैं। लू फेंग सोच रहा था ये सोल पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने यहाँ तक अपनी सोल पावर कंडेंस करते हुए चेन के अंदर चेंज कर दिया। लू फेंग बोलता है तुम्हें चेक करना तो कर लो, मेरे पास से कोई इमोर्टल एलेक्सिर निकल गया तो तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लू फेंग सोच रहा था ये ह्यूमंस हैं ना कि कोई मॉन्स्टर, अगर ये लोग मेरे ऊपर अटैक करते हैं तो मुझे सच में हर्ट होगा। इन लोगों को यहाँ पे मार नहीं सकता क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर इन लोग के अटैक मुझे हिट होते हैं तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ेंगे। ओल्ड मैन बोलता है भले तुम्हारे पास हो या ना हो एक बार मैं चेक तो जरूर करूंगा। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन और बंदा काफी ज्यादा शॉक हो आते हैं। लू फेंग के पास से बहुत ज्यादा कीमती चीजें निकली होती है। ओल्ड मैन बोलता है इसके पास वो एलेक्सिर नहीं है, एक चुटकी बजाते हुए लू फेंग के हाथ और पैर को खोल देता है। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे क्या कर रहे हैं। लू फेंग बोलता है मैं बहुत ज्यादा कंजूस हूँ और मैं पैसों को बहुत ज्यादा बचाता हूँ, इसीलिए मेरे पास इतने सारे पैसे और चीजें पड़ी है। लू फेंग सोच रहा होता है ये लोग इतने कम पैसे देके काफी ज्यादा शॉक हो रहे हैं, अगर इन लोगों ने मेरे अदरवर्ल्ड स्पेस को देख लिया होता तो शायद से ये लोग पागल होकर मर जाते। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें उस एलेक्सिर को रिफाइन करने में कितना टाइम लगेगा। लू फेंग बोलता है अगर सारे मटेरियल मिल जाएंगे तो कम से कम 7 दिन में हो जाएगा। अभी हम देखते हो बंदा बोलता है क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो, फिर वो वापस से लू फेंग को चेन से बांध देते हैं। लू फेंग बोलता है कि ये क्या फालतू बिहेवियर है, अगर एक पिल को रिफाइन करने में 7 दिन लगेंगे तो लगेंगे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। वो बंदा बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 3 दिन देता हूँ, उसके अंदर तुम्हें कंप्लीट करना होगा। लू फेंग बोलता है यहाँ पे एलेक्सी को रिफाइन करने की बात हो रही है ना कि किसी सड़क पर जाके सब्जी खरीदने की। वो बंदा बोलता है अगर तुम 3 दिन के अंदर एलेक्सी को रिफाइन नहीं कर पाए तो तुम्हें यहाँ पे एम्परर के साथ जमीन के अंदर गाड़ा जाएगा। ये बात सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा शॉक होता है। लू फेंग सोच रहा था मुझे लगा था कि मैं एम्परर के पास से पैसे कमाऊंगा, आखिर मुझे यहाँ पे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, और यहाँ पे जो सारे बंदे वो सब ह्यूमंस हैं तो मैं इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे कितनी भी जल्दी ट्राई करूँ तो मैं अपनी एबिलिटी को इतनी फास्ट नहीं बढ़ा सकता कि मैं यहाँ पे इतने पावरफुल ह्यूमंस को हरा सकूं। लू फेंग बोलता है ठीक है फटाफट से मुझे एल्केमी रूम के अंदर लेके
चलो। ओल्ड मैन बोलता लू फेंग फटाफट से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे अल्केमी रूम के अंदर लेके चलता हूँ। लू फेंग सोचा था अभी मेरे पास इतनी पावर है, क्या मैं इन लोगों से भाग नहीं सकता। लू फेंग सोचा था वैसे कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सब कुछ बहुत इजीली संभाल सकता हूँ, जब तक यहाँ पे एम्पर मेरे हाथ में है मुझे नहीं लगता कोई मेरे साथ कुछ भी करेगा। फिर हम देखते वो मास्टर लू फेंग एक जगह लेके आ गया होता है। यहाँ पे गार्ड उनको चेक करने के बाद बोलता है आप अंदर जा सकते हैं। लू फेंग सोचा था काफी अजीब बात है, यहाँ का एक नॉर्मल गार्ड भी ग्रैंड मास्टर रीलिंग के फर्स्ट स्टेज पे है, तो अब मुझे देख के लग रहा है मेरे यहाँ से भाग पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लू फेंग जैसे ही अंदर एंटर करता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। ओल्ड मैन बोलता है तुम्हें और अंदर की तरफ जाना है, चलो फटाफट से मेरे साथ आओ। लू फेंग सोचा तो मुझे नहीं पता था कि एम्पायर के अंदर इतने सारे ट्रेजर पड़े हुए हैं। फिर हम देखते वो लोग गेट के सामने आते हैं। लू फेंग बोलता है शायद से वही जगह है जहाँ पे मेडिसिनल मटेरियल को रखा जाता है, इस वर्ल्ड के अंदर जो भी मेडिसिनल मटेरियल चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। ओल्ड मैन बोलता तुम फटाफट से यहाँ पे मेडिसिनल मटेरियल को चूज कर लो, उसके बाद मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अल्केमी रूम दिखाऊंगा। लू फेंग बोलता क्या इसका मतलब ये है कि एलेक्सी को यहाँ पे रिफाइन नहीं करना। वो ओल्ड मैन बोलता है तो सिर्फ मेडिसिनल मटेरियल को रखने की जगह है, यहाँ पे कोई भी अल्केमी का टूल प्रेजेंट नहीं है, और हाँ तुम यहाँ से कोई भी सामान चुरा नहीं सकते, तुम्हारी स्पेस रिंग को बाहर जाके चेक किया जाएगा, तुम यहाँ पे कोई भी चीज चुराते हो तो वो तुम्हारे लिए आगे जाके काफी ज्यादा भारी पड़ेगा, तो इसीलिए ज्यादा सोचो मत, फटाफट सारी चीजों को चूज करो। लू फेंग सोच रहा था अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर तक रह गया तो मेरे पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं चीजों को चुरा सकूं। फिर लू फेंग बोलता है सबसे पहले आपको यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी डिवाइन डिफाइनिंग मेथड को यूज करने वाला हूँ, और अगर आपको यहाँ पे डर है कि मैं किसी भी तरह के मेटेरियल को चुरा लूंगा तो आप बाहर में स्पेस रिंग चेक कर लेना। ओल्ड मैन बोलता है डिवाइन डिफाइनिंग मेथड बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है, कोई भी आज तक उसको समझ नहीं पाया। फेंग बोलता किसी और टाइम में आपकी बात सुनना काफी ज्यादा पसंद करता, मेरे पास यहाँ पे टाइम काफी ज्यादा कम है, मैं किसी के सामने भी कोई भी चीज लीक नहीं करना चाहता, ये डिवाइन डिफाइनिंग मेथड सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है ठीक है, लेकिन बाहर जाने के बाद तुम्हारी स्पेसिंग चेक होगी, तुम्हारे पास से कोई भी ट्रेजर निकला तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लू फेंग बोलता है मैं इमॉर्टल एलेक्सी को रिफाइन करता हूँ, लेकिन मुझे अपने आसपास बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं है, सिर्फ यही वजह कि मैं आपको जाने के लिए बोल रहा हूँ, और वैसे भी यहाँ पे लगातार टाइम वेस्ट हो रहा है, और जहाँ तक मुझे पता है एम्परर के बाद ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, एक बार आप एम्परर के बारे में सोचो फिर देखो आपको क्या करना है। ओल्ड मैन वहाँ चला जाता है और बोलता है ठीक है फटाफट से अपना काम कंप्लीट करो। लू फेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ट्रेजर की तरफ जाने लगता है। देखते वो ओल्ड मैन आराम से बाहर वेट कर रहा होता है, कुछ देर बाद लू फेंग वहाँ का गेट खोलता है। वो ओल्ड मैन बोलता है ठीक है तो फिर हम चलते हैं। लू फेंग सोच रहा था वहाँ पे इतने सारे ट्रेजर थे, मुझे तो सब लेने का मन कर रहा था, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा मटेरियल लेने के लिए हर साल के अकॉर्डिंग एलेक्सी बनाऊंगा ताकि मुझे यहाँ पे बार बार आने का मौका मिल सके। तभी हम देखते वो ओल्ड मैन अचानक से रुक जाता है और लू फेंग से टकरा जाता है। लू फेंग बोलता है कि हो क्या रहा है, आप अचानक से क्यों रुक गए। हम देखते हैं उन लोग के सामने रॉयल गार्ड होता है। रॉयल गार्ड बोलता है हमारा यहाँ पे फर्ज है कि हम आपकी स्पेस रिंग को चेक करें। चेक करने के बाद रॉयल गार्ड बोलता है इन्होंने यहाँ पे 100 से ज्यादा मेडिसिनल मटेरियल लिए, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको 100 मेडिसिनल मटेरियल की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी दिक्कत होती है तो हम सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सके। ओल्ड मैन बोलता है ये बंदा इमॉर्टल एलेक्सी का सक्सेसर है, जो भी मेडिसिनल मटेरियल लिए हैं वो एम्पर के लिए एलेक्सी बनाने के काम आएंगे, तो अगर कोई भी हाई ऑफिसर तुमसे पूछता है तो उसको बोल देना सीधे आके मुझसे मिल ले। रॉयल गार्ड बोलता है ठीक है मुझे समझ में आ गया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन लू फेंग को अल्केमी रूम के पास लेके आ गया होता है। वो ओल्ड मैन बोलता है 3 दिन बाद जब तुम एलेक्सी बना लोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम बिल्कुल भी भागने का ट्राई मत करना। लू फेंग बोलता है मैं जानता हूँ यहाँ पे खाना पानी सब कुछ है, तो आखिर मैं यहाँ से क्यों भागूंगा। ओल्ड मैन लू फेंग को बोलता है कि यहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं, अगर यहाँ की कोई भी चीज गायब होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि चीजों को चुराएगा। ओल्ड मैन बोलता है अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे स्पेस रिंग के अंदर इतने सारे पैसे क्या कर रहे हैं, तुमने जो सब बातें बोली थी वो किसी को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन लू फेंग को धक्का देता है और वहाँ पे अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है। लू फेंग बोलता है ओल्ड मैन आखिर तुम क्या कर रहे हो। ओल्ड मैन बोलता है मैं बस यहाँ पे तुम्हारी सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर बना रहा हूँ, ये चीज बिल्कुल भी मत भूलना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, अगर यहाँ पे कोई भी चीज चाहिए होगी तो स्टाफ तुम्हारे लिए अंदर लेके आ जाएगा। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। लू फेंग सोचा था यहाँ पे इतने सारे ग्रैंड मास्टर लेवल के लोग मुझे गार्ड करने के लिए खड़े रहेंगे, बाकी उन लोगों को कितना ज्यादा डर है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ओल्ड मैन बोलता है आज से 3 दिन तक तुम लोग यहाँ पे खड़े रहोगे ताकि तुम लोग इमॉर्टल पिल के सक्सेसर को प्रोटेक्ट कर सको। यहाँ पे कोई बंदा अटैक करने के हिसाब से आता है तो उसको बिना मर्सी दिखाए मार देना। लू फेंग बोलता है अगर मेरे आसपास लड़कियां ना हो तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता, और साथ ही में मेरे रोज के खाने का प्राइस 100 गोल्ड टेल है, मैं सिर्फ और सिर्फ जियांग वाइन ही पीता हूँ और साटिन सिल्क के कपड़े पहनता हूँ, मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाए। लू फेंग सोचा था कि इस बंदे ने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी, तो कोई बात नहीं, अगर मेरी बात अभी नहीं सुन रहा तो क्या फर्क पड़ता है, जब मैं यहाँ पे साइड बाय साइड किंग बन जाऊंगा तब इसको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो वो वहाँ पे अंदर एंटर करता है तो बोलता है कि सच में एम्परर काफी ज्यादा रिच है। तभी लू फेंग के पीछे 5 मेल सर्वेंट और 5 फीमेल सर्वेंट आ गई होती है। वो लोग बोलते हैं मिस्टर लू
हम लोग यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए आए हैं। लू फैंग सोचा था, मुझे लगा था कि यहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियों को भेजा जाएगा। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सब ट्रू एनर्जी रियलम पे है। लू फैंग बोलता है एक एक करके फटाफट से अपना नाम बताओ। ये सुन के वो सारे सर्वेंट काफी परेशान हो जाते हैं। लू फैंग बोलता है क्या तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी? अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो मैं यहाँ पे एलर्जी बनाना बंद कर दूंगा। फिर हम देखते एक एक करके वो सारे लोग अपना नाम बताना चालू कर देते हैं। लू फैंग बोलता चलो ठीक है, अब मैं तुम लोग को यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑर्डर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुझे यहाँ पे मेल सर्वेंट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे डबल साइज ऑरेंजेस वाली ब्यूटी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तभी उनमें से एक सर्वेंट बोलता है लॉर्ड ये रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। लू फैंग बोलता है रूल्स? आखिर किस तरह के रूल? किंग की जबान उसकी रूल होती है, तुम लोग यहाँ पे किंग की बात नहीं मानोगे। तुम लोग तो यहाँ मेरा फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं मान रहे हो, तो आखिर मैं तुम लोग पे भरोसा कैसे करूँ? क्या तुम लोग को ये लग रहा है कि मैं इतनी सारी लड़कियों को इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मैं ब्यूटी का काफी ज्यादा भूखा हूँ? नहीं, ये किंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एलर्जी को रिफाइन करने के लिए है। मैं यहाँ पे इमॉर्टल एलर्जी को रिफाइन करूंगा तो ये जो फायर एनर्जी होगी वो काफी ज्यादा होगी। वो फायर एनर्जी हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लेडीज के रहने की वजह से फायर एनर्जी काफी ज्यादा कंट्रोल में रहेगी। तो उन लोगों की बॉडी के अंदर जो एनर्जी निकल रही होती है वो फायर एनर्जी को काफी ज्यादा कंट्रोल करती है। तुम यहाँ पे लेडीज को लेके नहीं आते, इसका मतलब तुम मेरी अल्केमी को खराब कर रहे हो। अगर तुम मेरी अल्केमी को खराब कर रहे हो इसका मतलब तुम एम्परर को मारना चाहते हो। ये सुनकर उन सारे मेल सर्वेंट काफी ज्यादा फट जाती है और वो लोग बोलते प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, हम लोग अभी आपके लिए अरेंजमेंट करते हैं। लू फैंग बोलता है ठीक है चले जाओ, अब मेरे अल्केमी के बीच में मत आओ। उन लोग के वहां जाने के बाद लू फैंग एक होल के अंदर आ गया होता है। लू फैंग बोलता है अभी मेरे पास 3 दिन बाकी है, यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं 3 दिन तक यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं निकल सकता तो क्यों ना मैं बैठ के प्रैक्टिस करूँ। वैसे मेरा रियलम काफी ज्यादा पीछे रह चुका है। फिर हम देखते हैं लू फैंग एक पिल खा के कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। लू फैंग की बॉडी के अंदर से ब्लू कलर के ड्रैगन का ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तभी लू फैंग अपनी आंखें खोल के काफी जोर से चिल्लाने लगता है। सिस्टम बोलता है कि आपने यहाँ पे एनर्जी गैदरिंग रीजन के 8th लेवल को ब्रेक थ्रू करके 9th लेवल पे पहुंच चुके हैं। लू फैंग सोचा सिर्फ 1 ही घंटे के अंदर मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया, सच में तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। मुझे लगता है मैं बहुत ही जल्दी इनर एनर्जी रीजन में पहुंच जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पे अपनी वाइटलिटी के पीक पे जाना होगा और अपने 5 इंटरनल ऑर्गन को रिफाइन करना होगा ताकि मैं अपने लाइफ एसेंस को इकट्ठा कर सकूं। और ये सब करने के बाद जब मैं अपनी इनर की को रिफाइन करूंगा तो मैं बहुत इजीली इनर एनर्जी रीजन में पहुंच जाऊंगा। फिर हम देखते हैं लू फैंग ऐसे करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर तक करने के बाद सोच रहा होता है कहीं मैं यहाँ पे कोई गलत पोस्चर में तो नहीं हूँ। तो आराम से नीचे बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। लू फैंग सोच रहा था मैं इतनी देर से वाइटलिटी को कंडेंस कर रहा हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे पास ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी है, तो शायद से मुझे इस रीलम से दूसरे रीलम में जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो करंट फिजिकल बॉडी वो ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी है क्योंकि अपने ग्रैंड मास्टर रीलम के 6th लेवल पे है। 5 इंटरनल ऑर्गन होते हैं, वही बॉडी के पार्ट होते हैं। तो अगर मेरे पास ग्रैंड मास्टर रीलम की फिजिकल बॉडी है तो शायद से मेले इतना करना इनफ नहीं रहेगा, मुझे शायद से थोड़ी बहुत और पिल खानी चाहिए, शायद इससे कुछ असर पड़े। अब मैं यहाँ पे कैसे भी करके इनर एनर्जी रीलम में पहुंच के रहूंगा। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया था। सिस्टम बोलता है कि आप यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके इनर एनर्जी रीलम के फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। लू फैंग बोलता है काफी कमाल की बात है, आखिरकार मेरे पास इंटरनल की एनर्जी आ गई, मैंने यहाँ पे इमॉर्टल पिल भी बना ली है और साथ में इनर एनर्जी रीलम में भी पहुंच गया हूँ। मुझे नहीं पता आखिर अब क्या होने वाला है। अभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन वहाँ पे पहुंच गया होता है। वो ओल्ड मैन बोलता है लू फैंग क्या तुमने इमॉर्टल भी बना ली? लू फैंग बोलता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी था। फिर वो उस ओल्ड मैन को वो पिल दे देता है। ओल्ड मैन बोलता है आखिर कितने दिनों तक काम आएगा? लू फैंग बोलता है ये एम्परर को पूरी 1 साल की जिंदगी दे सकता है। ओल्ड मैन बोलता है क्या 1 साल? ये तो काफी कम है, तुम्हें कम से कम 10 साल का इंतजाम करना चाहिए था और यहाँ पे सिर्फ 2 पिल है जो कि सिर्फ 2 साल बढ़ाएगी। लू फैंग बोलता है मेरा रियलम काफी ज्यादा कम है और साथ में मैंने अभी एलर्जी को रिफाइन करना स्टार्ट किया है, जितना ज्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस बढ़ेगा साल भी अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। अब मुझे क्लियरली बताइए आपको ये पिल चाहिए कि नहीं? लू फैंग बोलता है मैंने यहाँ पे तुम लोग को इमॉर्टल एलर्जी दे दिया तो आखिर मैं अब यहाँ पे क्यों हूँ, मुझे यहाँ से फटाफट से बाहर निकालो। वो ओल्ड मैन बोलता है जब टाइम आएगा तो मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ये बोलते वो वहां से निकल जाता है। लू फैंग बोलता है मेरा वो रिवॉर्ड जिसके बारे में बात हुई थी उसका क्या? ओल्ड मैन बोलता है वो भी तुम्हें टाइम आने में मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे लू फैंग के लिए बहुत सारी लड़कियां आ गई होती है। लू फैंग बोलता है ओल्ड मैन तुम पक्का से मजाक नहीं कर रहे ना? फिर हम देखते हैं लू फैंग के लिए वहाँ पे डिनर टेबल लग गई होती है। लू फैंग बोलता है मुझे ये डिनर काफी पसंद आ रहा है, मैं बस अभी आ रहा हूँ डिनर को खाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। लू फैंग सोचा था इंपीरियल डिग्री आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आपको ये बताने के लिए आए हैं आपका जो इमॉर्टल एलर्जी था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। वो बंदा बोलता है आपको अभी साइड बाय साइड किंग नहीं बनाया जा रहा लेकिन आपको एप्रिसिएशन के तौर पे यांगशिंग पैलेस, गोल्ड ज्वेलरी और बहुत सारी चीजें मिलती है। लू फैंग सोचा था कमीने एम्परर कहीं के तुम बिल्कुल भी भरोसा करने के लायक नहीं हो। लोग की बात ये हुई थी कि हम दोनों मिलकर यहाँ पे राज करेंगे। वो बंदा सोचा था कि किस तरह का प्रिंस है जिसको सिर्फ एक पैलेस के अंदर रखा जाएगा। लू फैंग बोलता है अगर मैं यहाँ पे एलर्जी को रिफाइन करता हूँ तो मेरी यहाँ पे हर एक बात मानी जाएगी। वो बंदा बोलता है प्रिंस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
हमारे किंग ने यही बोला है, आपको यहाँ पे उनके लिए एलेक्सी को रिफाइन करना है और वो आपकी सारी बातें मानेंगे। लू फेंग बोलता है ठीक है, फटाफट से यहाँ पे खुद को मार लो। ये बात सुन के वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बंदा बोलता है प्रिंस यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लू फेंग बोलता है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो, मैं तुमसे यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा। वो बंदा बोलता है प्रिंस मैं एम्परर को सालों से सर्व कर रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं लू फेंग उसको पंच मार के खत्म कर देता है, जिसे देख के बाकी सारे लोग काफी ज्यादा डर गए होते हैं। वहाँ पे अंदर रॉयल गार्ड एंटर करता है, बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लू फेंग बोलता है इस कमीने को प्रिंस की बात ना मानने का नतीजा मिला है, यहाँ पे कोई और ऐसा है जो कि मेरी बात नहीं मानेगा। वो रॉयल गार्ड बोलता है प्रिंस शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है। लू फेंग बोलता है तुम जैसे एक रॉयल गार्ड अब मुझे ये बोलेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, फटाफट से मेरे सामने झुक जाओ। वो रॉयल गार्ड बोला तुम्हें प्रिंस का टाइटल क्या मिल गया, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े बन गए, तुम यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। एम्परर के लिए तुम सिर्फ एक एलेक्सी बनाने की मशीन हो और कुछ भी नहीं। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता लगता है तुम्हारी एरोगेंसी को खत्म करना ही पड़ेगा, तुम यहाँ पे ऐसे नहीं मानने वाले। लू फेंग बोलता तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें यहाँ पे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर हम देखते हैं लू फेंग अपनी इल्यूजरी विजन को एक्टिवेट करता है। वो बंदा सीधे लू फेंग पे काफी बड़ी स्ट्राइक लगाता है, लेकिन लू फेंग उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। लू फेंग अपने हाथ के ऊपर एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे को काफी ज्यादा पंच मारता है। लू फेंग के एक ही पंच के साथ वो बंदा वहीं पे नॉक हो जाता है। लू फेंग बोलता है तुम अपनी एबिलिटी को ज्यादा मत समझो, अगर मैंने तुम लोग को बोला कि झुक जाओ तो फटाफट से झुक जाओ, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ये तुम लोग के लिए काफी ज्यादा खराब रहेगा। तभी हम देखते हैं लू फेंग जैसे बाकी सारे लोग की तरफ देखता है, वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फटाफट से अपने घुटनों के ऊपर आ जाते हैं। लू फेंग बोला तुम लोग फटाफट से जाओ और उस ओल्ड मैन को बुला के लाओ, जी यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रखा है। और आखिर वो बंदा कहाँ पे है जो कि एम्परर के पास था। सारे लोग बोलते हैं वो सब लोग मॉर्निंग कोर्ट के अंदर है। लू फेंग बोलता है ठीक है तो फिर मैं भी मॉर्निंग कोर्ट के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे जाकर थोड़ा बहुत मजे करता हूँ, तो फटाफट से इन दोनों लास्ट को लेकर मेरे साथ चलो। और लू फेंग उन सारी लेडीज को बोलता तुम लोगों ने मुझे काफी अच्छी तरह सर्व किया, मैं तुम लोग का यांगशिंग पैलेस के अंदर वेट करता हूँ, तो फटाफट से उधर की तरफ चलो। मैं एक बार मॉर्निंग कोर्ट से होके आ जाऊँ, उसके बाद सीधे यांगशिंग पैलेस ही पहुंचूंगा। वो सारी लेडीज जो कि काफी ज्यादा शौक होती है, वो लोग बोलती है ठीक है सर, हम लोग वहाँ पे जाते हैं। फिर हम देखते हैं लू फेंग जैसे गेट खोल के वहाँ से बाहर निकलता है, तो बाहर के सारे गार्ड लू फेंग को रोकना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि आपको यहाँ पे मना किया गया है कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। लू फेंग बोलता है एक बार पीछे की तरफ देखो, उसके बाद वापस से मुझे ये बात बोलो। जैसे ही वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लू फेंग बोलता है क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग की हालत ऐसी हो जाए, अब बताओ तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर जाने दोगे या नहीं। वो गार्ड बोलते अगर हम आपको यहाँ से बाहर जाने भी दे तो भी आप यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये जो बैरियर है उसको हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। लू फेंग बोलता तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन शायद से तुम लोग को ये बात बिल्कुल नहीं पता कि एक रियल स्ट्रॉन्ग बंदा कैसा होता है। फिर हम देखते लू फेंग अपनी इल्यूजरी विजन को एक्टिवेट करता है और उस बैरियर को 1 मिनट के अंदर तोड़ देता है। लू फेंग बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब तुम लोग को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हमें वहाँ पे कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे सारे लोग एम्परर को ग्रीट कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था इतने साल हो गए लेकिन कोई भी जेड ड्रैगन सिग्नल के अंदर नहीं एंटर कर पाया, लेकिन जब हमारे एम्परर को बहुत ज्यादा जरूरत थी तो डेस्टिनी ने यहाँ पे इमॉर्टल पिल के सक्सेसर को भेज दिया। सच में एम्परर आपने जो भी अच्छे काम किए हैं गॉड आपको सब कुछ रिटर्न कर रहा है, हम लोग के लिए यहाँ पे आपसे अच्छा एम्परर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको पर्सनली ग्रीट करने के लिए आए हैं ताकि हम लोग आपको यहाँ पे इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर सके। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर इमॉर्टल एलेक्सी मिलना ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। एम्परर बोलते हैं अगर मैं यहाँ पे 100 साल और जी लेता हूँ मैं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रीलन को बहुत इजीली कंप्लीट कर लूंगा और वो कंप्लीट करते ही मुझे यहाँ पे 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यहाँ पे इमॉर्टल पिल के होते हुए मैं सब कुछ बहुत इजीली कर सकता हूँ। जो सारे मिनिस्टर वगैरह सब एम्परर के सामने झुक जाते हैं। एम्परर बोलते हैं मुझे आज यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तभी वहाँ पे बोला था कि प्रिंस यहाँ पे आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे आता है और बोलता है कि सब लोग यहाँ पे क्या हालचाल चल रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट का काम चल रहा है, तुम लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, सच में काफी ज्यादा बेकार बात है। ओल्ड मैन तुम भी यहाँ पे हो, काफी कमाल की बात है, जब इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि तुम भी यहाँ पे हो तो आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। ओल्ड मैन बोलता है लू फेंग आखिर तुम वहाँ से बाहर कैसे निकले। लू फेंग बोलता है ओल्ड मैन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे नाम से बुलाने की, किंग को उसके नाम से बुलाना बहुत बड़ा ऑफेंस होता है। वो जो सेट के बंदे आए होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं साइड बाय साइड की जो पोजीशन है वो तो एक फेक पोजीशन है ना, जहाँ तक मुझे ध्यान था उनको यहाँ पे सिर्फ एक पैलेस के अंदर रखा जाएगा, यहाँ पे उसे सिर्फ एम्परर के लिए एलेक्सी बनाने होंगे। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे कि ये इंपीरियल मास्टर के ऊपर चिल्लाए। ओल्ड मैन बोलता है एम्परर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगता है यांगशिंग पैलेस के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, मैं अभी वहाँ पे जाके चेक करता हूँ, आपको हुई इस परेशानी के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लू फेंग बोलता है ब्रदर एम्परर मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो ओल्ड मैन सीटू कॉन्ग है इसने मेरी बेइज्जती करने का ट्राई किया और भले ये इंपीरियल मास्टर है तो क्या हुआ, इसको कोई हक नहीं कि साइड बाय साइड किंग की बेइज्जती करे। एम्परर बोलते हैं आखिर तुम्हारा नाम क्या है। लू फेंग बोलता है ब्रदर मैं ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी का सेकंड एम्परर हूँ, तुम दोनों को यहाँ पे साथ में मिलकर राज करना है, मुझे एक बात आखिर तुम्हारी एज कितनी है उसके हिसाब से मैं तुमसे बात करूंगा। तभी एम्परर बोलते हैं फटाफट से कोई यहाँ पे आओ और इस बंदे को यहाँ से लेके जाओ। तभी हम देखते वहाँ पे गार्ड आने लगते हैं और लू फेंग बोलता है एम्परर क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। लू फेंग बोलता है पहले मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लगता है अब मैं ये बात किसी से नहीं छुपा सकता,
तुम लोग का जो प्रिंस है वो असलियत में गॉड का डिसाइपल है। ये बात सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लू फेंग बोला तुम लोग को तो याद ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले पूया को पकड़ने के लिए ट्रू गॉड इंपीरियल कैपिटल के अंदर आए थे। वही ट्रू गॉड रियलिटी के अंदर मेरे मास्टर है। ये बात सुनकर सारे गार्ड बोलते हैं क्या आपके मास्टर एक गॉड है? वहाँ पे सारे बंदे बात करना स्टार्ट करते हैं। हाँ मुझे याद है, गॉड ने बोला था कि एक बंदा ऐसा आएगा जो कि इस पूरी डायनेस्टी को बचाएगा। अब वो यहाँ पे उनके डिसाइबल लू फेंग की बात कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि एम्परर को बचाने के लिए एक बंदा पिल लेके आएगा। साथ ही में लू फैमिली का सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो कि उनकी नजर में है। क्या कोइंसिडेंस की बात है कि लू फेंग का सरनेम भी लू ही है। इसका मतलब लू फेंग सच में गॉड का डिसाइपल है। अभी हम देखते हैं एम्परर के साथ वाला बंदा बोलता है ये बंदा बहुत बड़ा झूठा सब लोग को बेवकूफ बना रहा है। गॉड को किसी को डिसाइपल बनाना ही होगा तो उसकी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी होगी। ये बंदा अभी अभी अपने इनर एनर्जी लेम पे पहुंचा है कि ये गॉड का डिसाइपल कैसे हो सकता है। तभी ओल्ड मैन सिटुकोंग बोलता है एक मिनट रुको एम्परर, मुझे यहाँ पे किसी चीज को कंफर्म करना है। एम्परर बोलते हैं ठीक है तुम्हें जो करना तुम कर सकते हो। ओल्ड मैन सिटुकोंग बोलता है क्या तुम्हारा कोई प्रूफ है कि तुम गॉड का डिसाइपल हो? लू फेंग बोलता है कोई बंदा बिना प्रूफ के नहीं रहता। अगर मैं यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ तो मेरे पास पक्का प्रूफ भी होगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग अपने पास से जियांजिंग बीट को निकालता है जिसे देख के सारे लोग बोल रहे होते हैं ये तो एक बहुत ही प्रीशियस बुद्धिस्ट ट्रेजर है जिसका नाम है जियांजिंग बीड। मैन सिटुकोंग सोच रहा होता है ये तो वही जियांजिंग बीड है कि पू याओ ने उस दिन गॉड को दी थी। अगर ये बंदा गॉड का डिसाइपल नहीं होता तो आखिर ये जियांजिंग बीड उसके पास क्या कर रहा है? वो सेट के मास्टर बात कर रहे होते हैं अगर इसके पीछे गॉड का सपोर्ट नहीं होता तो ये यहाँ पे इतना एरोगेंटली बिहेव नहीं कर पाता। मुझे तो यहाँ पे सच में लगता है कि ये गॉड का डिसाइपल है। जैसे ये यहाँ पे आके एम्परर को ब्रदर बोल रहा है ये पक्का गॉड का डिसाइपल है। सारे लोग बोलते हैं हम भी इस बात पे एग्री करते हैं ये पक्का गॉड का डिसाइपल है। ओल्ड मैन सिटुकोंग सोच रहा होता है हमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर लू फेंग सच में गॉड का डिसाइपल है हमें यहाँ पे उसको घर के अंदर बंद नहीं करना चाहिए था। लू फेंग बोलता है ये मेरे मास्टर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था ताकि कोई भी यहाँ पे मुझे जान से ना मार सके। क्या तुम लोग को यहाँ पे मेरे ऊपर भरोसा हो गया या फिर तुम लोग को अभी भी लगता है कि मैं गॉड का डिसाइपल नहीं हूँ? ओल्ड मैन बोलता है एम्परर ये जियांजिंग बीड बिल्कुल रियल है। इसका मतलब ये बंदा सच में गॉड का डिसाइपल है। ये सुनते ही एम्परर लू फेंग से बोलते हैं लू फेंग तुम तो काफी कमाल के इंसान निकले। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर ऐसा टैलेंट भी है तो यहाँ पे गॉड भी एडमायर करते हैं। तुम सच में हमारे ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लिए ब्लेसिंग हो, तुम हमारे हीरो हो। लू फेंग एम्परर के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है ब्रदर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। लू फेंग बोलता है कोई बात नहीं एम्परर, मुझे ये बात पता है कि तुम इतने साल से एम्परर थे तो तुम्हें ये बात रियलाइज करने में काफी ज्यादा टाइम लगा होगा लेकिन अब तुम्हें ये बात बहुत जल्दी समझनी होगी वरना कहीं अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी एम्परर बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, फटाफट से लू फेंग के लिए सीट लेके आओ। लू फेंग बोलता है नहीं नहीं मेरे लिए सीट लाने की कोई जरूरत नहीं। एम्परर बोलता है लेकिन लू फेंग आखिर ऐसा क्यों? साथ ही में वो सोच रहे होते हैं क्योंकि हमने इसको घर में बंद कर दिया था तो ये हमसे रिवेंज लेने की तो नहीं सोच रहा। लू फेंग एम्परर की सीट के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक सीट अवेलेबल है तो एक और सीट की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे इसी सीट पे बैठने वाला हूँ। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।